लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, अगर शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो शहर फैसलाबाद में मौसम जो है वो पिछले चंद दिनों से काफ़ी खूबसूरत है और बादल जो हैं वो कभी बरसते हैं, कभी सूरज के साथ आंख मचोली खेलते हैं, तो उसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक अरसा दराज से गर्मी का जोर था शहर फैसलाबाद पे, जो कि अब टूटता हुआ नजर आ रहा है और यूं महसूस होता है जैसे गर्मियां अब अलविदा कह रही हैं शहर फैसलाबाद को। लेकिन इसके साथ साथ शहर फैसलाबाद के अंदर बारिश का पानी जब खड़ा हो जाता है, अब्र रहमत शहरियों के लिए अब्र जहमत बन जाती है, तो शहरी जो है वो वासा काम और मुतलका MP MNAs के चक्कर काटते हुए नजर आते हैं और उनका कहना है कि किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही। नशीबी इलाकों की खास तौर पे फैसलाबाद के बहुत बुरी हालत है और इसके अलावा अगर मेन शाहराहों की बात करूं, समुंदरी रोड और झंग रोड जो है, क्योंकि ये टूट फूट का शिकार भी है और यहाँ पे जब पानी खड़ा हो जाता है तो काफ़ी अजियत का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानब अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जनाब अली इन्होंने वादा किया था 50 लाख घर बना के देने का आवाम को, जो कि अब तक पूरा नहीं हो पाया। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए या डेवलपर्स जो हैं उनके लिए एक अच्छी खबर थी, वो ये थी कि अगर कोई कंस्ट्रक्टर जो है वो मकान बनाना चाहता है तो सबसे पहले वो अकाउंट में पैसे डालेगा, अपने शो करेगा मनी को, जिसके बाद उसे जगह का तयन करना होगा, बताना होगा कि किस जगह पे कंस्ट्रक्शन की जाएगी, मकान बनाया जाएगा। वो तमाम पैसे जो हैं उसके मकान के बनाने पे लगाए जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ना तो ये पूछा जाएगा वो पैसे कहाँ से आए हैं और किस तरह से आए हैं। तो एक अच्छा इकदाम था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसके ऊपर भी काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर आज हमने दावत दे रखी है किसाना साहब को, तो इसके ऊपर ही मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कौन कौन से फ्लॉज हैं जो कि इस स्कीम के अंदर मौजूद हैं। अलबत्ता ये ग्रे स्ट्रक्चर 2 साल में खड़ा करना होता है। जो भी कंस्ट्रक्शन की जगह या कंस्ट्रक्शन की साइट या मकान के लिए जो प्लॉट लेते हैं उसके लिए जो पैसे आप शो करवाते हैं उससे 2 साल के अंदर आपको मकान का ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है। और किसाना साहब की तरफ से यह भी बताया जा रहा था कि इवन जो जगह को परचेज करेगा वहां पे उससे भी नहीं पूछा जाएगा कि आखिर ये पैसे कहां से आए। तो एक तरफ जो मनी थी ये शो करवाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी स्कीम थी और शहरी जो डरते थे कि टैक्स पेड होना पड़ेगा उनको और टैक्स की तरफ से बहुत सारे मामला जो हैं उन्हें फेस करने पड़ेंगे, उससे बचत होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी कंस्ट्रक्टर्स को बहुत सारे हैं, तो इस हवाले से किसाना साहब से पूछते हैं, उनसे जानते हैं जनाब कि कौन कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि उनको देखने को मिल रहे हैं। यासीन किसाना हमारे साथ मौजूद हैं, तो वेलकम करते हैं जी पहले आपको शो के अंदर। और इसके साथ साथ ये बताइएगा, आखिरकार स्कीम तो बहुत अच्छी लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कंस्ट्रक्टर्स को, आप तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बताइएगा और स्कीम से जो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है आपको कंस्ट्रक्टर्स को, उस हवाले से भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 चैनल का और आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस बड़े ही अहम और नाजुक टॉपिक के ऊपर मुझे वक्त दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रिलीफ पैकेज था ये डिमांड थी पिछले 70 साल से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। सबसे पहली डिमांड ये थी कि इस शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पिछली गवर्नमेंट्स में भी ये चल रहा था मगर वो बदकिस्मती से कर ना पाए, मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस इंडस्ट्री को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, जिसका मकसद ये था कि जैसे एक पावरलूम फैक्ट्री वाला, जैसे एक घीमिल वाला बैंकों से किसी और मामला से गवर्नमेंट से रिलीफ ले सकता है, एक प्लेटफॉर्म बना सकता है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद भी अपना एक प्लेटफॉर्म बना लें। वो दे दिया गया, मगर उस पर अभी तक किसी जगह के ऊपर भी इसको बतौर इंडस्ट्री डील नहीं किया जा रहा, ना किसी इदारे में ना किसी बैंक में। जो इसकी अथॉरिटी बननी थी अभी तक उसको भी लागू नहीं किया जा सका। 2.5 साल होने को आए हैं मगर ये सुस्त रवि का शिकार है। ये इतना वसी टॉपिक है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जितना कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुद वसी है कि जब ये एक इंडस्ट्री चलती है तो 47 इंडस्ट्रियों के पहिए चलाती है। इस पैकेज के कई शोबे हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं उन सब की वजाहत जी जरूर। एक शोबा तो यह है कि डेवलपर्स के लिए ये स्कीम थी कि आप अपनी कॉलोनियों में घर बना के बेचें, प्लाट नहीं बेच सकते। इस स्कीम के तहत घर बना के बेचने का मकसद ये था
कि जब अब बॉन्ड होंगे घर बनाने के लिए तो फिर ईंटों की भी ज़रूरत है, मजदूर भी खपेगा, तो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जो करोड़ नौकरियों का वादा था वो पूरा करने का मौका मिलेगा। दूसरा रिलीफ पैकेज ये था इसमें कि बैंक जो हैं वो लोगों को परचेज करने के लिए मकान 5% और 7% के ऊपर लोन देंगे। ये दूसरा इसका रिलीफ पैकेज था। तीसरा इसका ये था कि आपको वन विंडो ऑपरेशन कर दिया जाएगा कि कारपोरेशन के अंदर आप ई मरकज पे जाएंगे, वहां पर अपनी फाइल जमा करवाएंगे और वहां से आपको तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो अप्रूवल देकर आपके प्रोजेक्ट को फारग कर देंगे। बदकिस्मती से अभी तक ये सारे का सारा काम बिल्कुल स्कीमों में है, कागजों में है, मगर ये नहीं हो पाया। मैं पहले पे आता हूं कि आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का दर्जा दिया, मगर अभी तक आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाला कोई सलूक इन लोगों के साथ नहीं किया। मैं दूसरे के ऊपर आता हूं, आपने वादा किया कि आपका नक्शा जाएगा एक जगह के ऊपर और वहां से आपको 30 डे में अप्रूवल मिल जाएगी, मगर उसमें आपने इतनी ज़्यादा फाइलें इन्वॉल्व कर दी कि वो बंदे के लिए बनाना ही पॉसिबल ना रहा। अब मैं आ जाता हूं बैंकों की तरफ और ज़्यादा मेरा फोकस आज जो है वो इसमें बैंकों के ऊपर होगा, क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है इस इंडस्ट्री का सारी कामयाबी का राज। क्योंकि सरमाया किसी भी कारोबार के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट होता है जैसे इंसान की बॉडी के लिए खून। अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि स्टेट बैंक जो है वो 5% स्टेट वे जो है वो लोगों को लोन देगा 5% के ऊपर। उसमें कायबर इन्वॉल्व नहीं होगा, बैंकों की प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं होगी। वो स्कीम आ गई। स्कीम आने के बाद उसमें हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जी ये 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख सैलरी वाले का पैकेज है, फिर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख सैलरी वाले का पैकेज है। स्कीम क्या आई है? वो ये आई है कि आप 3.5 मिलियन लोन ले सकते हैं। उस लोन के लिए 10% उसमें से आपने देना है और 2.7 मिलियन जो है वो बैंक आपको देगा ऑन 5% मार्कअप। ये बहुत अच्छी स्कीम है। रोजगार स्कीम थी ये रोजगार स्कीम नहीं है, ये बैंक के लिए घर के लिए स्कीम है, अपना घर स्कीम है। ये मैं इसकी कोई, हालांकि मुझे कोई इख्तलाफ हो सकता है पीटीआई से, मगर मैं इस स्कीम के ऊपर जो है वो इख्तलाफ नहीं कर सकता, क्योंकि 3.5 मिलियन जब आप किसी एक मजदूर को देंगे तो उसकी जिंदगी का ख्वाब होता है घर बनाना। मैंने जो मेरी ये फील्ड है 25 साल मुझे हो गए हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने 2.5 मरले से लेकर कनालों एकड़ तक के घर लोगों को बना के दिए हैं, मिनिस्टरों से लेकर मजदूर को बना के दिया है। एक मजदूर जितना खुश होता है ना मकान के ऊपर, मैंने बड़े के बड़े सरमायादार को भी उतना खुश होता हुआ नहीं दिया। अब इस स्कीम में फ्लॉज क्या है वो दूर करने की जरूरत है। वो ये है कि बैंक कहता है कि आप लेकर आओ सबूत कि आपकी इनकम जो है वो 25,000 से 1 लाख रुपया है। अब हमारे मुआशरे में जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन, ये पैकेज देने का मेन मकसद ये है कि ये सारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट में आ जाए। इसी तरह हमारे मुआशरे का एक अलमिया है कि जो तनख्वाह दी जाती है मजदूरों को उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो कैश दी जाती है। क्यों कैश दी जाती है? कि एक फैक्ट्री में 150 आदमी काम कर रहा है, वो सोशल सिक्योरिटी में 15 आदमी रजिस्टर्ड करवाते हैं। अगर वो 110 बंदों को थ्रू बैंक देंगे तो वो तो पकड़े जाएंगे। इस रिलीफ पैकेज को कामयाब करने के लिए सबसे बुनियादी नुकता यह है कि बैंक का रोल जो है वो ठीक किया जाए। बैंकों की तरफ से सबसे बड़ी सुस्ती का एक सबूत आपको मैं देखता हूं। आप मुझे बताएं, आपने कोई सी पोल के ऊपर लगा हुआ देखा है कि जी ये स्कीम आ गई है तो आप 5% पे लोन ले लें? आपको पूरे शहर में कहीं नजर आया? कहीं बताया ही नहीं जाता। बताने के अलावा अभी तक स्कीम नहीं आई, अभी तक वो लेकर नहीं आए। मैंने फिर आपको कहा वो सिर्फ ऐलानात की हद तक है। अब पहला बैंक एक है जिस बैंक से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे जो है वो डिटेल भेजी हुई है। उस डिटेल में 3.5 से लेकर आपको 10 मिलियन तक जो है वो लोन मिल सकता है। उसकी कैटेगराइज हैं। मैंने इसके लिए आपको जो प्रपोजल देना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म को चाहिए फिल फॉर ये काम करे, क्योंकि ये जो स्कीम है ना, ये एक आम आदमी से इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होनी। एक आम बंदा जो है वो इस तरह लोन नहीं ले सकेगा। इसके लिए करना ये चाहिए कि जिस तरह मेरी एक फर्म है किसान एसोसिएशन, इसी तरह और डेवलपर होंगे, आप ये उन्हें बाउंड कर दें कि भाई आप ये लोन ले लें 100 घरों का, 200 घरों का,
आपने 2 साल के अंदर अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर आपने खुद ये मकान नहीं रखने, आपने अपने बायर्स देने हैं। हमने वो बायर्स चेक करने हैं कि वो बायर्स वाकयातानी मजदूर हैं, लो इनकम ग्रुप में आते हैं, वो वाकई बेघर थे, तो आप एक 100 बंदा लेकर आए, आप ये लोन उसको खुद ट्रांसफर करें, मगर पाबंद आप होंगे कि उनसे इंस्टॉलमेंट लेकर हमें जमा करवाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि बैंक बच जाएगा। गवर्नमेंट बैंक डरा हुआ है, बैंक बता नहीं रहा वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर को, स्टेट बैंक का गवर्नर खप गया है। आगे जो बैंकों के मालिक हैं क्योंकि प्राइवेटाइज हो चुके हैं, उनको अंदेशा ये है कि हमने अगर ये लोन ऐसे तबके को दे दिया तो हम वहां से रिकवरी कहां से करेंगे। अगर रिकवरी नहीं होंगे तो वो बैंकिंग कोर्ट में जाएंगे, तो वहां पर साल हा साल का प्रोसेस है उसकी रिकवरी के लिए। वो हर्डल्स आगे लगाई जा रही हैं कि ये भी कहा जाए कि हम कर रहे हैं और मगर करना भी नहीं है। मैं उसकी प्रपोजल आपको दे रहा हूं कि आपको इस मैकेनिज्म को चेंज करना होगा, क्योंकि असल देखें स्कीम किन के लिए होनी चाहिए। ये स्कीम तो स्पेशल असास प्रोग्राम के लिए डाटा चेक के तहत सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होनी चाहिए जिनके पास पहले घर नहीं है, जो किराए के ऊपर रहता है। अगर मेरे पास घर है तो मुझे स्कीम से फायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ, मेरे लिए यही काफी फायदा है कि मैं बतौर डेवलपर एक 100 घर, 200 घर, 1000 घर बनाकर सेल आउट कर लूं, तो उसकी प्रॉफिट ही मेरे लिए काफी है। उस स्कीम में इन बैंकों का लोन जो है, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो मेथड इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, इस मेथड के तहत गरीब आदमी तक जो है ये मकान का लोन नहीं पहुंचना। एक वजह उसकी जो है वो लाइल्मी भी है, तलीम की कमी भी है, उसको इस प्रोसेस का ही नहीं पता। दूसरा, आप पूरा बैंक घूम के देख लें, फैसलाबाद का हर ब्रांच घूम के देख लें, आपको कहीं पर भी इस इंपॉर्टेंट काम के लिए मेरा घर, मेरा ड्रीम, मेरी ख्वाब, मेरा घर मेरी जन्नत के नाम से कहीं एक डेस्क नजर नहीं आएगा कि जिसके ऊपर लोगों को इंफॉर्मेशन दी जा रही हो। मुझे बता दें कि जिस बात को आप दुनिया भर में चर्चा करते हो कि मैं इस मुल्क के इनकलाब लेकर आऊंगा, इस एक इकोनॉमी के चलने से 3 से 4 हजार अरब जो है वो मार्केट में आएगा, क्या उसके साथ आप ऐसा सलूक करते हैं? आप इस तरह का रवैया रखते हैं कि आपकी जो अदारे हैं जिन्होंने इसको चलाना है, जिन्होंने इसको आगे लेकर चलना है, फिजिकल हाउसिंग वाले बैठे हुए हैं, एफडीए वाले बैठे हुए हैं, कारपोरेशन के लिए बैठे हुए हैं, यार वो एक डेस्क नहीं बना सकते लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, डेस्क बनाना चाहिए जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगी वो इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ यासिन कसाना मौजूद हैं और जो रिलीफ दिया गया था, जो गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज दिया गया था कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, उस हवाले से गुफ्तगू जारी थी। तो कसाना साहब क्या कहेंगे, बैंक्स की तरफ से पब्लिसिटी अगर नहीं की जा रही, कोई ना कोई खदशात हैं बैंक्स को जो वो दूर करना चाहते हैं, आखिर वो खदशात को दूर करने के लिए गवर्नमेंट के साथ एक प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए क्यों नहीं मुनासिब बात कर रहे जिससे लोगों को रिलीफ पहुंच सके? यहां तो साफ इनकार कर दें, कह दें कि नहीं देना। लोग जो हैं वो इस खदशे में है, इस सोच में है कि फंड मिल सकता है, लोन मिल सकता है, लेकिन जब लेने जाते हैं तब जैसा कि आपका कहना था कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बैंक ने आपको बताया कि ये लोन का क्राइटेरिया क्या होगा, और वो भी नखरे कर रहा है देते हुए। तो इस हवाले से आप क्या कहें? इसमें सबसे पहले जो मैं बात आपके टीवी चैनल्स के जरिए पब्लिक को भी और जो अवाने इक़्तिदार में बैठे हुए हुक्मरान हैं उनको बताना चाहता हूँ। अब बैंक ने क्या किया है, बैंक ने फिर बाज नहीं आया, उस टेक्निकल अंदाज से चक्कर दिया है कि जो इस ब्यूरोक्रेसी का और बैंकर्स का काम होता है, क्योंकि ये अपने मुनाफे के बगैर जिंदा रह नहीं सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि 5% में आपने लोन देना है गरीब आदमी को जिसके पास अपनी छत नहीं है। उसमें शर्त है कि आपका अपना मकान नहीं होना चाहिए, तब इस स्कीम में आपको मकान मिलेगा। वो ये किया, देखें टेक्निकल लोग कितने हैं, इन्होंने कहा जी पहले 5% तक तो आप पे लागू होगा 5%, दूसरा जो 5% साल होंगे 10 साल के लिए ये आपको लोन मिलेगा। आपकी इनकम 25,000 से लेकर 1 लाख होनी चाहिए। आपका लोन जो है उसमें आपको 10% जो है वो आपको तरफ से देना चाहिए। मसलन आपने 35 लाख का मकान लेना है तो 3.5 लाख आप डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद आगे जो फ्रॉड किया है,
टेक्निकल तरीके के साथ, वो ये है कि जो नेक्स्ट 5 ईयर होंगे उसमें आपसे 7% लिया जाएगा, यानी कि 2% बढ़ा दिया गया। अच्छा, फिर उस पर भी बस नहीं की वज़ीर आज़म को बिल्कुल ही चक्कर देने के लिए कि जी 1 साल जो आखिरी होगा उसमें आप कायबर के साथ 4% देंगे, यानी कि 11% के ऊपर आपका चला जाएगा। और उस वक्त कायबर क्या होगा कोई पता नहीं मुझे और आपको, कि आज स्टेट बैंक का 7-8% है, उस वक्त हो सकता है 13% कायबर रेट हो, तो आम आदमी गरीब को क्या पड़ेगा, 18% में ये लोन पड़ेगा। मुझे आप बता दें कि इसको मैं फरार ना कहूं तो और क्या कहूं। आप तो कह रहे हैं कि स्टेट बैंक का पैसा है, जो बैंक के पास एक छत ना होने वाले फर्द का इस मुल्क के ऊपर कर्ज है, जो स्टेट बैंक उसको अदा कर रहा है कि ये लो बच्चे, तुम गरीब आदमी हो, तुम मजदूर हो, तुम्हारी तनख्वाह 25-30 हज़ार है, तेरी नस्लें भी सारी जिंदगी मकान नहीं ले सकती, ये लो वज़ीर आज़म तुम पे एहसान कर रहा है, ये तुम्हें लोन दे रहा है। बैंक क्या कर रहा है, आप इस टेक्निकल बात को समझ रहे हैं, पहले 5 साल में 5%, अगले 5 साल में 7%। फिर उसने एक शेक रख ली, अपना उसका पेट नहीं भरा शेक बनाने वाले का, उसने शेक ये रखी कि जो कायबर रेट उस वक्त होगा उसके ऊपर 4% मुनाफा लूंगा। यानी अब ये चीजें वजीर आजम की तरफ से क्यों नहीं बताएगी, वो तो सिर्फ और सिर्फ बताते हैं तो 5% का, ये चीजें, ये शर्तें उनकी तरफ से क्यों नहीं बताएगी? चले मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाता हूं इन वजीर आजमों का हाल। हमारे वजीर आला पंजाब मशहूर हैं शहबाज शरीफ, दुनिया में बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, उनको शहबाज शरीफ स्पीड का नाम दिया जाता है, इसका नाम ब्यूरोक्रेसी है। आज भी आप जाकर बनाएं फुटेज आशियाना हाउसिंग स्कीम की, तो वहां पे आपको खंडरात नजर आएंगे। ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर होती है कि आपके शानदार से शानदार मंसूबे को भी रोल के रख देती है। उसके पीछे उनका क्या है माटो, उनका माटो ये होता है कि अगर आम आदमी सुख में आ गया तो वो हमारी तरफ सोचना शुरू कर देगा, फिर जो हमारा एक गोरख धंधा है वो कहीं खत्म होकर अब हम रियल मैनों में एक सर्वेंट के रूप में ना आ जाएं। आप मुझे बताएं कि वो आशियाना हाउसिंग स्कीम आज तक बन सकी? मैं देख रहा हूं कि ये जो वजीर आजम हाउसिंग स्कीम है, ये अगले दौर में एक आशियाना हाउसिंग स्कीम का पार्ट 2 होगा। जैसे फिल्मों के पार्ट 1 होते हैं ना, और पार्ट 2 होंगे। इस स्कीम को स्टडी करने के बाद मैं इसको, डायरेक्टर प्रोड्यूसर चेंज हो गए और मूवी वही है, और वही की वही है, और हम अगली दफा 2-2.5 सालों के बाद इसी तरह गला फाड़ फाड़ कर फिर बातें कर रहे होंगे कि ये हो गया वो हो गया। बदकिस्मती का आलम यह है कि जब हम मंसूबे बनाते हैं तो हमारे पास क्यों है, मैं इस पर थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारी सियासी पार्टियों के अंदर गैर जमहूरी रवैये हैं उनके, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स को, चापलूसों को आगे लेकर आते हैं। कोई टीम ऐसी नहीं होती कि जो हर शोबे के टेक्निकल आदमी को लेकर आए। दूसरी बदकिस्मती ये है कि जो कोई रिटायर होता है, जो किसी शोबे से आता है, वो कहीं फाइट का एक्सपीरियंस रखता है, लगा के उसको रख दिया जाता है उस शोबे का इंचार्ज, ना उसको जमा तफरीक आती है। मुझे बताएं, इतना डीपली स्टडी आप भी नहीं कर सकते, मीडिया भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा शोबा है। तब मैंने जाके वाच किया कि ये क्या ड्रामा कर रहा है बैंक, तो मुझे पता चला कि बैंक ने तो अपना वो वतीरा छोड़ा ही नहीं है। ये बैंक कहने को ये लोन 5% पे है, जब इसका नेट रिजल्ट निकलना है, अभी इसमें क्या करना है उन्होंने, अभी उसने इसमें इंश्योरेंस डालनी है आपकी, अभी उन्होंने कहा रिस्क कॉस्ट डालनी है। यानी कि आज आके ये 5% पे लोन नहीं मिलने वाला, ये लोन कम से कम 15-20% पे ही दोबारा जाएगा। मैं इस पे सिर ना पकड़ूं तो और क्या करूं। जिस दफ्तर में मैं बैठता हूं, मुझे खुशी मिलती है जब किसी को छत मिलती है, तो मैं वहां रोज फेस करता हूं कोई बेचारे काम करने वाले, कोई मजदूर, कोई बीवियां, कोई खवातीन आती हैं कि किसाना साहब हमें मकान मिल जाएगा। हम जितने ताईं हो सकता है हम छत देने का यह सिलसिला अपने तौर पर शुरू करके बैठे हुए हैं, मगर बदकिस्मती मुझे तो अब ये बिल्कुल आपके प्रोग्राम में आज रोना आ रहा है कि ये हालत कर दी है स्कीम की। इसको टेक्निकल मार देकर मैं ये कह लूँ कि मैंने आपके यहाँ बैठ के इसको दोबारा से स्टडी किया है, तो मुझे इसके अगर और टेक्निकल पॉइंट समझ आए हैं कि ये तो स्कीम बिल्कुल नहीं है 5% के ऊपर। अब हमें तो इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। मैं तो समझ रहा हूँ कि तमाम डेवलपर की एक मीटिंग बुलाकर हमें इस पर रोना पड़ेगा कि यार ये स्कीम है जो हम तो बहुत खुश थे कि हमें एक मसीहा मिल गया,
हमें एक ऐसा वजीर आजम मिल गया जिसने हमें 5% के ऊपर लोन देगा, जो हमें तो वो लोन नहीं ना मिलना। लोन हमें क्या खुशी थी कि जो प्रोजेक्ट हमारे बनेंगे, जो हमारा करोड़ों का सरमाया लगेगा, वो सरमाया कम से कम हमें जल्दी मिल जाएगा। लेकिन आज मुझे ऐसे लग रहा है, मैंने आपको बाई गॉड 100 घरों का फैसलाबाद में अपना प्लान मेरा स्टार्ट है, मैंने उसकी डिजाइनिंग प्लानिंग काम शुरू किया हुआ है, FBR में उसकी रजिस्टर्ड के प्रोसेस की तरफ अपने लीगल एडवाइजर को कह चुका हूं। लेकिन मुझे तो आज ऐसे लग रहा है जैसे आपका जो है वो बहरी जहाज रास्ते में डूब गया हो। मेरे तो वो ख्वाब ही आज आपके प्रोग्राम में आके टूट गए हैं कि ये तो 5% लोन कहीं भी नहीं मिल रहा। ये स्कीम में तो 5% का तो सिर्फ पहले पोर्शन पे जिक्र है, मगर अगले वाले पोर्शन, अच्छा होता क्या है बदनस्किस्मती से, जब हम लोन लेते हैं ना, तो जब हम साइन कर रहे होते हैं ना, तो हम बैंकों के जो 50-50 कागजात होते हैं उनको स्टडी नहीं करते। मुझे खुदा की कसम बड़ा ही दुख हुआ है कि आपने दुनिया का कोई शोबा नहीं छोड़ना जिसमें से प्रॉफिट नहीं निकालनी। एक बैंक की प्रॉफिट 20-20, 50-50, 100-100 अरब रुपया है। मनशा साहब की प्रॉफिट, ये जो है इब्राहिम फाइबर वाले जो हैं शेख मुख्तार साहब, इनकी प्रॉफिट आप मुझे देख लें। मनशा साहब को कम से कम, शेख साहब को कम से कम ये सोचना चाहिए कि हमने एक छोटी छोटी फैक्ट्रियों से काम शुरू किया था, एक यतीम बच्चा था, ये आज खरबों डॉलर हैं इसके पास। लेकिन बात तो यहां गवर्नमेंट की आती है ना, आपने क्या डेवलपर्स के साथ मिलके किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे के साथ मुलाकात की है, किसी मुतलका वजीर के साथ मुलाकात की हो कि जनाब कहा यह गया था, किया यह जा रहा है, इस हवाले से बताइए। देखें, हमें बताया गया कि एक पोर्टल है, जिस पोर्टल पे आप जो भी शिकायत डालेंगे फौरन उसका प्रोसेस होगा, फौरन उस पर आपको जवाब दिया जाएगा। उसकी हालत सुन लें, मैंने कम से कम 15 दफ़ा उसके ऊपर डाली हैं चीज़ें, और 15 दफ़ा ये होता है, मैं उसको बड़े मजाक में कहता हूँ कि हमारी जवानी में सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह होते थे, तो कमेंटेटर ये कमेंट्री करता था, पास कलीमुल्लाह के पास गया, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह को, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, और अब गोल। अब यही करते हैं कि जी हमने आपकी एप्लीकेशन भेज दी है सेक्रेटरी हाउसिंग को, हमने आपकी एप्लीकेशन भेज दी है डिप्टी कमिश्नर को, वहां से जवाब आता है अभी इस पर कुछ नहीं हो सकता, प्रोसेस चल रहा है। खुदा की कसम एंड पे ये होता है कि यार जो आपने शिकायत की थी इस पर अभी कोई काम नहीं हो सकता। आप वजीर की बात करते हैं मिलने की, यहां पर तो हमें नून लीग का भी एक्सपीरियंस है। जिन घरों में ये बसते हैं वहां के गार्ड पैसे लेते हैं वर्करों से, आम आदमी से, सिर्फ एक वक्त की मुलाकात करवाने के लाखों रुपए तस्वीरें बनाने के लेते हैं। आप किस देश में रहते हैं? आप कहां, आप सोए हुए लगते हैं मुझे। आप 1 लाख रुपया सिर्फ मलवाने के लिए मुझे नहीं नजर आता फैसलाबाद के अंदर ऐसा कोई केस हुआ हो, मतलब जिस भी शख्स से मैं आपको सेक्रेटेरिएट, बनी गाला और मॉडल टाउन और जितने भी बड़े जरदारी हाउस है, मैं उनके गार्डों की बात कर रहा हूं। एक केस नहीं है, हजारों केस हैं जिसमें वो पैसा मांगते हैं। आप कहते हैं कि डेवलपर गरीब की क्या औकात है, डेवलपर की सुनता कौन है? हम तो खुश थे कि हमें अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मगर मुझे आज लग रहा है कि मेरा आज सारा निजाम लुट गया है, मुझे अब दोबारा से सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, वैसे आपका कहना था घरों के लिए कंस्ट्रक्शन का आपकी तरफ से प्लान सारा बनाया गया था, तो इस तरह से ये प्लान पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया होगा ये पूरी शिकें पड़ने के बाद? मैंने कहा डिस्टर्ब हो गया। अब मैं किसी बंदे मसलन, अच्छा, आपके जैसे कितने और लोग हैं जिनका प्लान डिस्टर्ब हुआ, मतलब कितने डेवलपर्स हैं फैसलाबाद के अंदर? फैसलाबाद के ऊपर तो छोटे बड़े सैकड़ों की तादाद में डेवलपर्स हैं। अगर सैकड़ों की तादाद में ऐसे डेवलपर्स मौजूद हैं जिनके सैकड़ों घर बन रहे हैं, तो तकरीबन 15 से 20 हजार घरों का प्रोजेक्ट जो है वो खराब होता हुआ फिर नजर अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 हजार घरों की बात ना करें आप, यहां पर वाकयातन ही 40-50 लाख घरों की बात करें। ये तो वो स्कीम थी जिस स्कीम, मेरा भाई आपने एक पोर्टल पे दिया, एक्सेस दी है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है कि आप अपने घरों में बैठकर अपना अकाउंट खुलवा के पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर करवा सकते हैं इन स्कीमों के लिए। मुझे बताएं, तो ये तो धोखा हो गया ना। आपने 5% का कहा था, आप तो चले गए 18% के ऊपर, तो ये तो आप वहां बाहर बैठे हुए लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। और जब उनके पैसे आएंगे उनको, आप मुझे बताएं, इस स्कीम के आने के बाद पिछले माह 3 अरब डॉलर रुपया उन्होंने बाहर से भेजा है, और पाकिस्तान की तारीख का एक माह में आने वाला सबसे ज्यादा पैसा था। अगर ये देखें ना, ये खुफिया जो इनकी शिकें हैं, ये जो इनकी चलाकियां हैं, बिल्कुल अगर उनको बता दी जाए तो उससे मसला बिगड़ जाएगा। वो ट्रस्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट पे, और पैसे जो हैं वो ट्रांसफर नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो ब्रेक एक लेंगे, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
कसाना मौजूद हैं। कसाना साहब, बहुत सारे मसाइल की तरफ आपकी जानिब से इशारा किया गया, बताया गया, और जो बैंकों की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी बताई गई, लेकिन बात आखिर पे जाके आती है इस चीज़ पे कि इस चीज़ का हल क्या किया जाए। आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं जी इसमें आपको एक सीक्वेंस वाइज बता देता हूं कि क्या करना चाहिए। एक तो सबसे पहले जो वज़ीर आज़म ने इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर किया हुआ है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले लोगों को वही रिलीफ दिया जाए जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दिया जाता है, उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह एक एक्सपोर्टर्स को ट्रीट किया जाता है। क्योंकि अगर एक्सपोर्टर मुल्क में डॉलर लेकर आता है तो इस इंडस्ट्री के चलने से भी डॉलर आते हैं। वन सेकंड, कॉरपोरेशंस को और अथॉरिटीज़ को कहा जाए कि वन विंडो ऑपरेशंस को वाकयातन ही वन विंडो बनाओ और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो। थ्री, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी डेवलपर अपनी नई कॉलोनी बनाता है, स्कीम बनाता है, जो डेवलप हो चुकी हैं स्कीमें, उनमें 30% उसको बाउंड कर दिया जाए कि आपने लो इनकम लोगों के लिए विद आउट प्रॉफिट जिस लैंड क्रेडिट पे लैंड परचेज की, जो डेवलपमेंट में की आपने, जो खर्चा उसका आया, उसके बराबर आप 30% कोटा उन गरीबों का होगा जो घरों के बगैर जिंदगियां गुजार रहे हैं। इससे इनकलाब आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ जाना डेवलपर को, अगर एक 10 करोड़ बचने की बजाय 8 करोड़ बच जाएगा। चौथा पॉइंट जो है वो बैंकों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख के, ये जो शिकायत है हमारी, ये हम स्टेट बैंक को लिखेंगे, उसके ऊपर फौरन फैसले होने चाहिए और बैंकों को टेक्निकल तरीके से लोगों को नॉकआउट करने की बजाय स्ट्रेट वे पाबंद किया जाए कि आपने 5% काइबर रेट से 1 पैसा ज़्यादा वसूल नहीं करना, और इंश्योरेंस भी जो सरकार है वो खुद लोगों की प्रोवाइड करे। अगर केकेपी में पूरे सूबे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस दी जा सकती है तो वही हेल्थ इंश्योरेंस जो है जो इस स्कीम में पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में लोग परचेज करते हैं मकान इस स्कीम में, वो इंश्योरेंस भी जिस तरह वहां गवर्नमेंट ने पे करनी है, बाकी सूबे के लोग भी तो इंसान है ना। ये तो नहीं है कि सिर्फ केकेपी में बसने वाले वजीर आजम इमरान खान के वोटर हैं या वो उनका वजीर आजम है तो हमारा वजीर आजम नहीं है। इससे तो मुझे ये भी एहसास होता है कि वजीर आजम अगर पठान है तो वो पंजाब में बसने वाले पंजाबियों का वजीर आजम नहीं है, सिर्फ केकेपी में बसने वाले पठानों का वजीर आजम है। अगर उसने साबित करना है कि वो मेरा भी वजीर आजम है तो फिर मेरी भी बैंकों से जान छुड़वा के, जो उसके अंदर इंश्योरेंस के मद में लाखों रुपया मुझसे वसूल किया जाना है, जो इंश्योरेंस कंपनियों के मुंह में डाला जाना है इस स्कीम को ये बताने के लिए कि हम सेव करें, तो वो गवर्नमेंट पे करे। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो अपनी हाउसिंग स्कीम का लोगों से वादा किया हुआ है, लो इनकम घर के लोगों के लिए बहुत सस्ते मकानों का वादा किया हुआ है, उसको आशियाना पार्ट 2 ना बनने दे। उसके ऊपर एक थिंक टैंक बनाकर कोई प्रैक्टिकल लोगों का ग्रुप जो है वो बिठाए, ना कि अभी तक मुझे बता दें आप एंकर हैं, आपके पास एक एक पल की खबर है कि फैसलाबाद में कोई एक कॉलोनी बता दें जिसको मैं कह सकूं कि ये वजीर आजम हाउसिंग स्कीम में 2.5 साल में डेवलपमेंट होकर यहां पर ये काम हो चुके हैं। यही चीजें वो इसको बनाएंगी पार्ट 2। अच्छा, वैसे गवर्नमेंट की तरफ से एक डेट दी गई है कि इस डेट तक लोन लिया जा सकता है। इज दैट पॉसिबल कि गवर्नमेंट अपना एक एक नुमाइंदा किसी मेन ब्रांच में हर शहर के अंदर बिठा दे, वहां पे एक डेस्क कायम कर दिया जाए जहां पे शहरी जिसने भी लोन लेना है वो आके गवर्नमेंट का नुमाइंदा और बैंक का नुमाइंदा दोनों बैठे हों, उनसे इंफॉर्मेशन ले सके और उनसे अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र करके देन सिग्नेचर करके लोन ले सके? कोई इस तरह का प्रोसेस हो सकता है? मैं बताता हूं जी, पहले ये होता था कि हर बैंक के अंदर एक होम लोन डिपार्टमेंट होता था जो होम का लोन देता था, मगर अब क्योंकि स्मार्ट दुनिया आ गई है, स्मार्ट दुनिया का मतलब यह है कि गरीब के मुंह से रिज़्क को छीन लो। उन्होंने ये सोचा, बैंकों, मैंने बताया ना कि इन सेठों का, इन बैंकर्स का पेट नहीं भरता। उन्होंने ये कहा कि यार एक एक सेंटर बना दो फैसलाबाद में, वो जो लड़के हर जगह पे बिठाने पड़ रहे हैं वहां पर 3 बंदे बिठाओ, तो जो बंदा पैसरे से आए 25 किलोमीटर करके वो भी डी ग्राउंड में जाए, वहां जाकर मिले। ये ना करे कि जो ब्रांच पैसरे में है वहां से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चाहिए तो ये है कि इस चीज को हर ब्रांच अपने अपने, इसे मजीद फाल करने की बजाय निकाल दिया गया है। मजीद फाल करने की बजाय मेरा भाई उनको एक जगह पे सेंट्रलाइज कर दिया गया है। अगर कोई बंदा 30 किलोमीटर दूर गांव में एक कस्बे, क्योंकि आपने टाउन बना दिए हुए हैं,
आपने फैसले को एक शहर का दर्जा देकर टाउन बनाया है, वो लेकिन आता फैसलाबाद के अंडर है, मगर उसको ये सहूलत नहीं दी कि जो फैसलाबाद में अल्फला की ब्रांच है फैसला में, वो वहां से लोन नहीं ले सकता, वो होम लोन के लिए चल के आएगा डी ग्राउंड के अंदर। मजीद फाल तो सिर्फ आपको तकरीरों में करना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वज़ीर आज़म को करना होता है, पूरी दुनिया में वाह वाह के लिए करना होता है, अदरवाइज तो सीन दूसरा है जो मैंने आपको दिखाया है, जो आज बल्कि मेरी भी आंखें इस प्रोग्राम, बल्कि मैं तो ये समझ रहा हूं कि इस प्रोग्राम में आना मेरे लिए खुशकिस्मती का बायस बना है कि मैंने यहां आकर उसको मजीद स्टडी कर लिया, तो मुझे पता चला कि यार ये तो अब हमें अपने ताई अपने वसाइल से कुछ करके तो हम शायद कर लें, मगर गवर्नमेंट की तरफ से तो ये भी नहीं किया जा रहा। मुझे बताएं 4 माह रह गए हैं उस स्कीम को फाइनल होने में। वज़ीर आज़म ने कहा कि 31/12 के बाद वो स्कीम ख़त्म हो जानी है इन्वेस्टर्स के लिए, आपने 31/12 से पहले वो पैसा जो है वो बैंकों के अंदर डालना है, तब जाके आपको रिलीफ मिलना है। जब आपकी कोई अभी तक पॉलिसी ही फाइनल नहीं हुई, हमें कोई डायरेक्शन ही नहीं मिली, पीछे माह रह गए 3, 90 दिनों में मुझे बता दें मैं लाखों करोड़ों रुपया कहाँ से लाकर अपने अकाउंटों में डाल दें। मैंने कई दफ़ा आपके मीडिया के ज़रिए, ख़ास तौर पे 41 के ज़रिए ये रिक्वेस्ट की है कि खुदारा इसको 30 जून 2021 तक तो कम से कम ले जाओ, ताकि ये जो एक स्कीम तुमने गलती से 70 साल में ख्वाब दिखा दिया, अब तो मैं इसको ख्वाब कहूँगा, स्कीम नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं आज इस डरावने ख्वाब से मेरी आँख खुल गई है। ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। मुझे नहीं लगता, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है कि ये गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट से भी ज़्यादा निकम्मी और नलायक है। मेरा पहले भी यकीन था कि ये सारा, आप टीवी चैनल ने कहा कि ये पूरा निज़ाम 2% लोगों के लिए है, 98% लोगों के लिए नहीं है। मुझे आज यकीन हो गया कि पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के बैंक, पाकिस्तान के अदारे सारे 2% लोगों के लिए हैं। हम 98% लोगों के लिए ना इनके पास वक्त है, ना हमारे प्रॉब्लम का इनको अदराक है, ना ये हमारी दुखों को जानते हैं। कभी काश इमरान खान ने बगैर छत के एक दिन गुजारा हो। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं बगैर घरों में इस मदीने की रियासत में सोते हैं। मदीने का वाली खुद 450 कनाल से बड़े घर में सोता है, और उसके जो रहने वाले बसने वाले हैं ना, वो बगैर घरों के सोते हैं। कूफा जाकर हजरत अली ने जिस घर में बसेरा किया था ना, उस घर में जब बसेरा किया तो लोगों ने कहा कि आका आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, ये तो बड़ा कमज़ोर और माड़ा घर है। आका ने कहा मैंने इसकी सिलेक्शन इसलिए की है कि मुझे भी पता चले कि कैसे गरीब बसता है, कैसे एक आम आदमी बसता है। वो थे मदीना की रियासत के वाली, हम हैं एक प्रखंड, एक हम हैं कार्टून, हम हैं। असल में अब इस चीज को दुरुस्तगी की तरफ किस तरह से लाया जाए, मतलब क्या पता हो सकता है वजीर आजम को ठीक तरह से बताया ही ना जा रहा हो कि पता मसला उसको, उनको पता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि दुरुस्तगी का एक ही हल है कि ये शोबा उन लोगों के सुपुर्द करो जो टेक्निकली इसको जानते हैं, जिनको पता है कि बैंक क्या। मेरा तो तजर्बा है ना, मैं जिस फील्ड में हूं, मैंने बैंकों से लोन लिए, मैंने बैंकों से काम किया, मुझे तो पता चल चुका है कि ये कैसे लूटता है। आम आदमी बेचारा तो इस जाल में ऐसे फंस जाता है जैसे मछली जाल में फंसती है, कोई खाने वाली चीज देख के वो समझता है कि मेरे, आपको पता है कि दुनिया में एक गरीब आदमी की लालच रोटी की उतनी नहीं होती। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कहते हैं खुदा की कसम कि यासीन भाई हमारा ना हार्ट का प्रॉब्लम है, मेरे पास ना 10 लाख पड़ा हुआ है, मेरी पेंशन का बचा था, तो खुदा के लिए छोड़ो मैं ऑपरेशन नहीं करवाता, मेरे बच्चों के पास घर नहीं है, आप मेरा घर बना दो, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे सुखी बस जाएं। मुझे खुदा की कसम इतना तलख मैं बोलना चाहता हूं इन हुक्मरानों के लिए कि मैं नहीं चाहता कि आपके मीडिया को कोई बंद कर दे, पहले ही आपके चैनल 1 के ऊपर सख्ती है, मगर खुदा की कसम ये लोग कभी रब इनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि रब कहता है कि जिसको मैं इख्तिदार देता हूं सबसे ज्यादा उसकी मैंने पकड़ करनी है। मुझे आप बता दें कि मुझे तो आप 2.5 साल से ये फलसफा दिखा रहे थे कि तुम्हें 5% पे काम मिलेगा, मैंने तो जो कई अगले मंसूबे सोचे भी हुए थे वो भी बंद कर दिए। चले, आपके पास तो ये अक्लो फहम थी ना कि आपने उसको पहचान के अभी उसको गेन नहीं कर रहे उस प्रोजेक्ट को,
वहां पे उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या लोन नहीं ले रहे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसका पता ही नहीं है, पढ़ लिख नहीं सकते, वो 5% सुन के इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं, हाँ। सिग्नेचर भी कर देते हैं, ले भी लेते हैं, और बाद में उनका जो हशर होता है वो वही जानते हैं। मैं कहता हूं इस आज आपके चैनल को भी इसका स्वभाव जाना है कि लोगों को कुछ तो पता चलेगा कि ये एक जाल है, और हम इसके लिए बकायदा सोशल मीडिया के ऊपर अपने ऑफिस में एक डेस्क बनाएंगे, लोगों को इसकी भरपूर इंफॉर्मेशन देंगे, और इंशाल्लाह ताला जहां तक हो सका, अगर जाना पड़ा तो हाई कोर्ट में रिट पे भी जाएंगे कि इस प्लान को आप इसको फौरन रोकें ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम मुतलका बैंक्स जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी यहाँ पे बुलाएं, और तब हम आपको भी यहाँ पे मदऊ करेंगे। हाँ, और ताकि हम दोनों का जो है वो बयान लें और पता चले कि कौन सच है कौन झूठ है। मैं कहता हूँ मैं आपका बेहद मशकूर हूँगा। मैं वो डॉक्यूमेंट्स उनके जो मुझे उन्होंने भेजे हुए हैं वो निकाल के लाऊंगा, उनके सामने रखूंगा कि इसका ये तो आपकी बहुत बड़ा आसान होगा कि अगर आप बैंकर्स को बताएंगे तो चीजें और खुल के सामने आ जाएंगी। वो आएंगे ही नहीं आपके प्रोग्राम में। नहीं, चले हम कोशिश तो करेंगे। स्टेट बैंक के जो मैनेजर थे वो भी पिछले दिनों हमारे शो के अंदर आए थे, तो हम कोशिश करेंगे उनको दोबारा से बुलाएं, क्योंकि मुतलका जो बैंक्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस तो उधर से ही आनी होती है ना। अगर किसी भी जैसे रोजगार स्कीम होगी या दीगर स्कीम्स होगी, उनके लिए लोन प्रोवाइड जो करने होते हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस तो उधर से ही आती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी बुलाएं, ताकि अगर प्राइवेट बैंक्स की तरफ से ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं लोगों को, तो वो आखिर क्यों करनी पड़ी है, उसके ऊपर क्या स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या जो है वो काम किए जा सकते हैं जिससे काम जो है वो बेहतरी की तरफ आए। एक पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ था जिसका इतना बड़ा असर हुआ है कि इस वक्त प्रॉपर्टी का रेट मार्केट में 1 लाख रुपया तक पर मरला इंक्रीज कर गया। बिल्कुल इंक्रीज कर गया। मसाइल तो बहुत सारे हैं जनाब, हम 10 घंटे भी गुफ्तगू करते रहेंगे तो उसके ऊपर चलता रहेगा। अब वक्त खत्म हो चुका है, तो मैं चाहता हूं कि अब आपका शुक्रिया अदा करें। दोबारा हम इंशाल्लाह बैंकर्स को बुलाएंगे तो आपको भी साथ बुलाएंगे। तो यासिन कसाना साहब, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। बड़ी मुफीद बातें हैं जो कि आपकी तरफ से आज बताएगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें और कुछ देर बाद दोबारा हम वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां से आजकल लोग जो हैं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की इनकम जो है वो जनरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। व्लॉगिंग हो, यूट्यूब चैनल हो, या इसके अलावा दीगर मार्केटिंग के प्रोसेसेस हों, उन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए एक डिजिटल नेटवर्किंग है जो कि हमारे माशरे के अंदर पेनिट्रेट करती हुई अब नज़र आ रही है। 3G 4G आने से पहले तो ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन आजकल जो है नौजवान नस्ल इस चीज़ की तरफ काफ़ी राग़ब होती चली जा रही है। और इसके साथ साथ अगर स्पोर्ट्स के हवाले से गुफ्तगू करें तो वुमेंस जो हैं हमारे मट्टी इस हवाले से बड़ी ज़रखेज़ है कि हमारी ख़वातीन भी फैसलाबाद की स्पोर्ट्स के अंदर एक बुलंद मुकाम जो है वो बना रही हैं, और हम दुआ करते हैं कि इसी तरह बनाती रहें। तो आज हमने जो गेस्ट बुला रखे हैं अपने सेकंड सेगमेंट के अंदर, वो एक तो सोशल मीडिया से होंगे और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स वुमेन होंगी जिन्होंने अपना नाम जो है वो रोशन किया ही किया है, अपने शहर का भी किया और अपने मुल्क का भी दूसरे मुल्क के अंदर जाके नाम रोशन किया है। मेरी मुराद जनाब महफिज गुलाम हुसैन से है, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं बेसबॉल की और सेकेंड एशियन चैंपियनशिप इन चाइना 2019 में खेल चुकी हैं। और उनके साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो है लियाकत अली, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और इसके साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग के जरिए तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, और उन 3 लाख स्टूडेंट्स को ये सिखा चुके हैं कि इंटरनेट के ऊपर मार्केटिंग किस तरह से की जाएगी, किस तरह से इनकम जनरेट करने के मौके घर बैठे वो कर सकते हैं, और किस तरह से चैनल्स को रन कर सकते हैं, किस तरह से व्लॉगिंग की जा सकती है, किस तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस जैसे दीगर कई ऐप्स हैं जिनके जरिए आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। सबसे पहले मैं लियाकत की तरफ जाना चाहूंगा। लियाकत, ये बताइएगा 3 लाख स्टूडेंट्स को आप अब तक पढ़ा चुके हैं, ये बता चुके हैं कि डिजिटल नेटवर्किंग किस तरह से इस्तेमाल करनी है मार्केटिंग के अंदर, तो उससे कितने बच्चे अब तक मुस्तफीद हुए हैं और 3 लाख में से कितनों का रोजगार लग चुका है? तकरीबन 3 लाख के लग चुके हैं। यानी 3 लाख बच्चों को अगर आपने पढ़ाया तो वो 3 लाख का 3 लाख वहां से इनकम कर रहा है, चाहे वो $1 कर रहा है मंथली, चाहे वो $1000 कर रहा है, डिपेंड करता है, बट 3 लाख का 3 लाख ही कर रहा है। क्योंकि मेरे कोर्सेज में सबसे पहले चीज़ ये होती है कि $1 कमाने तक मैं आपका साथ।
मैं आपके साथ हूं, जब तक आप पहला कमा नहीं लेते हम आपको अपनी क्लास से बाहर नहीं भेजते। ठीक है, अब वो किस तरह से कमाने की तरफ आप लेके जाते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको आप यूज करते हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि 3 लाख बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके जाना मुश्किल होता है, वहां से जनरेट करना। अब आप उनको डिवाइड तो करते होंगे, वहां उनको बहुत सारी जगहों की तरफ लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कौन कौन सी जगह हमें भी बताएं। अब देखिए ना, बहुत कुछ लोग हैं जो नॉर्मली फेसबुक यूज करते हैं, उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है कि यार फेसबुक ही यूज करना है पूरा दिन, तो हम उनको कहते हैं कि भाई फेसबुक ही यूज करना है, इसी से कमाना शुरू कर दो तुम फेसबुक की तरह। कुछ लोगों को यूट्यूब के ऊपर सर्च करना बहुत अच्छा लगता है, तो उनको हम यूट्यूब की तरफ फेंक देते हैं। कुछ लोग ट्विटर के ऊपर रहते हैं तो उनको ट्विटर की तरफ भेज दिया जाता है। अब इन सब जो सोशल मीडिया आपके पास टोटल जितना अवेलेबल है, इंक्लूडिंग टिकटॉक, इस टाइम पे सारे बंदे इनसे अर्न कर सकते हैं, बस उनको ये पता होना चाहिए। अच्छा, कैसे ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट पाया जाता है, मैं उस हवाले से आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे जी जी, कहा जाता है कि टिकटॉक पे जितने ज्यादा मर्जी मिलियन व्यूज हों, आपको उससे पैसे नहीं मिलते। टिकटॉक से पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं। मतलब टिकटॉक ऐप अगर आप यूज करते हैं तो उससे भी आपको पैसे मिलेंगे? नहीं, ऐसे नहीं, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ता है। ठीक है, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं, ठीक है, तो आपको पैसे मिलते हैं। व्यूज का किसी भी जगह पे अर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो टिकटॉक है। फॉलोअर्स और व्यूज पे कभी आपको अर्निंग नहीं मिलती। आपको अर्न मिलता है आपने जो वहां पे एडवर्टीजमेंट शो करवानी है या आपने किसी के लिए ऐड बनाना है। ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट किस तरह से शो करते हैं? सपोज टिकटॉकर है जिसके जन्नत मिर्जा ही लगा लें, वो टिकटॉक से तो नहीं कमा रही, लेकिन वो जो अपनी फेम है, अपना जो कह सकते हैं कि जो पॉपुलैरिटी उनको मिली है, उस पॉपुलैरिटी ग्राफ को दूसरी जगह पे जाके, जैसे वो सॉन्ग्स कर रही हैं, शूट्स कर रही हैं और मूवी के अंदर आ रही हैं, उस चीज से जनरेट कर रही हैं। देखिए, अब वो मूवीज के अंदर गई हैं या सॉन्ग्स के अंदर गई हैं, कहाँ से गई हैं? टिकटॉक से गई? टिकटॉक से गई है ना। टिकटॉक पे अगर वो वायरल ना होती तो क्या वो जो चीजें उन्हें मिलती? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि टिकटॉक ने उनको रेवेन्यू नहीं दिया? हाँ, पाकिस्तान में फिलहाल अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट बाहर टिकटॉक लाइव चल रहा है। बाहर चल रहा है, वहां पे क्या है कि क्रिएटर लाइव आता है, उसके फॉलोअर्स उसे देखते हैं, इमोजीज एंड डिफरेंट गिफ्ट्स होते हैं जो यूजर जो है वो सेंड कर सकता है अपने किसी भी क्रिएटर को। अब कोई भी फैन सेंड करता है, उसके मद में क्या होता है, पॉइंट्स और सिक्के आपको खरीदने पड़ते हैं टिकटॉक से। वो पैसों के आप लेते हैं, टिकटॉक अपना परसेंटेज रख के वो क्रिएटर को सेंड करता है, और इन फ्यूचर पाकिस्तान में भी आ जाएगा। अच्छा, ये बीगो का सिस्टम तकरीबन मिलता जुलता है। तकरीबन मिलता जाए। बीगो तो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे लोग इसे यूटिलाइज भी कर रहे हैं। हाँ, मिलता जुलता है उनका सिस्टम भी। यानी और अभी टिकटॉक इंक्लूड करने जा रहा है इन एड्स, मतलब जब आप सर्फ कर रहे हैं, सर्फिंग के सेंटर में आपको एड्स भी आया करेंगे। इट मीन आपके जितने फॉलोअर्स होंगे उस हिसाब से आपको फिर एड्स जो मिलेंगे, और जिसका ज्यादा देखा जा रहा है उसे फिर जाहिर बात है भी किया करेगी यूट्यूब की तरह। बिल्कुल, क्योंकि जितने हमारे व्यूज साथ होंगे चांसेस उतने ज्यादा महविश होंगे। भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। महविश, क्या कहेंगी? आपने चाइना के अंदर जाके खेला और इंटरनेशनल सतह पे भी खेला, नेशनल सतह पे भी बेसबॉल को खेला, क्रिकेट की भी आप प्लेयर हैं मुझे पता चला है, लेकिन बेसबॉल ज्यादा आप पसंद करती हैं और जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो भी बेसबॉल की हैं। बेसबॉल बहुत कम खेला जाता है हमारे रीजन के अंदर, लेकिन इसके बावजूद आपने एक बिल्कुल डिफरेंट खेल जो है उसे चूज किया। ना सिर्फ चूज किया, उसमें अपना सिक्का भी मनवाया। यही शायद बात थी कि आप इंटरनेशनल भी उसे खेलने के लिए कामयाब रही। क्या कहेंगी इस हवाले से? बस ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे एक जो पहले प्लेटफॉर्म मिला था पुलिस की तरफ से कि मैं नेशनल खेल सकूं, क्योंकि इंटरनेशनल होने के आपने एक दफ़ा जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से खेलना जरूरी होता है? नहीं, वो आपने नेशनल एक दफ़ा खेला हो, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू हो या आपने HEC की तरफ से खेला हो या डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो आपने खेला होना चाहिए। और दूसरी दफ़ा अल्लाह पाक ने इज्जत दी, हम दूसरी दफ़ा जो है मैं खेलने बाहर चली गई। ठीक है, सिलेक्शन हो गई थी पाकिस्तान कैंप की। अच्छा, ट्रेनिंग किस तरह से करती हैं और ट्रेनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक आपकी जगह मौजूद है जहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग करती हैं? नहीं, हम लोगों ने बेसिकली जब मैंने इसको ज्वाइन किया था बेसबॉल को, जब इसकी टीमें बन रही थी उसमें मैंने अपना नाम दे दिया था जब हम डिपार्टमेंट से खेलने के लिए गए थे। तो वहाँ पे एक कॉलेज है उकाड़ा में, वहाँ पे हमारा ये कैंप लगा था और वहीं पे हमें रिहाइश भी दी गई थी, क्योंकि हम रेगुलर फैसलाबाद से वहाँ जाना मुश्किल होता है, गेम की हो फिर बंदे को थकन हो जाती है, बंदा नहीं आ जा सकता रेगुलर बेसिस पे, इसलिए हमें वहाँ पे उन्होंने हॉस्टल में बेहतरीन रूम्स हमें अवेलेबल किए हुए थे। और मेरी बेसिकली ये चीज़ थी कि बाकी प्लेयर्स की निस्बत मैं कोशिश करती थी कि मॉर्निंग में भी गेम जो कोचेस करवाने के लिए आते थे वो तो मैं करती थी, लेकिन जो शाम को मैं एक्स्ट्रा जो है अपने लिए
जो है वो करती थी, ट्रेनिंग करते जी, थे एक्स्ट्रा करती ताकि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव जी, कर सकें। बिल्कुल। लेकिन ये देखने में आता है कि हमारी खवातीन जो हैं उनको मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। जी। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि खेलने के लिए उकाड़ा जाना पड़ता था आपको, जी, जी। घर से दूर रहना पड़ता था, वहां जी। पे फिर कुछ दिन रुकना भी पड़ता होगा जब ट्रेनिंग बिल्कुल। सेशंस चल रहे होते हैं, जी, बंदा फिर इतनी दूर से वापस घर भी नहीं आ सकता। जी। आप इस हवाले से क्या कहेंगी कि हमारे शहर के अंदर इसका बेसबॉल का कैंप क्यों नहीं मौजूद? बेसबॉल दरअसल पाकिस्तान में बहुत कम खेली जाती है, अभी तो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि जापान में, चाइना में ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन है और यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन फैसलाबाद में अगर देखा जाए तो क्रिकेट के लिए भी जो है वो बेसिकली चीज़ें नहीं मौजूद, तो इसलिए हमें बाहर रहना पड़ता है, वहाँ जहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म मुहैया हो, हमें इसके कोचेज़ हों, फिर हम लोग इसलिए बाहर जो है जाना पड़ता है। अच्छा, क्रिकेट को छोड़ के बेसबॉल की तरफ क्यों आए? क्रिकेट में कंपटीशन ज्यादा था या उसकी प्लेयर अच्छी नहीं थी? यहाँ नहीं, प्लेयर्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है बेसबॉल का, लेकिन ये क्रिकेट की टीम नहीं थी डिपार्टमेंट की, मेरे लिए और कोई चॉइस नहीं थी, फिर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। ये बहुत ज़्यादा टच करती है क्रिकेट के साथ, इस वजह से मैंने इसको ज्वाइन किया। लेकिन इसका जनम बिल्कुल डिफरेंट होता है और बाल जो थ्रो करना होता है उसके लिए अच्छी खासी पावर चाहिए होती है, और आपने जो हिट करना होता है उसके लिए भी अच्छी खासी पावर चाहिए जी होती जी है। ऐसे ही। और होम रन बनाए हैं आपने? जी जी, मैंने होम रन एक बनाया है, और क्योंकि वो भी बाहर जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे वो एक फर्स्ट टाइम मेरा था, क्योंकि मैंने पहले नहीं ये टूर किया हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे जितने भी हुए हैं सबसे बेहतरीन जो है उकाड़ा में या नेशनल में हुआ है, बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म। अच्छा, जब इंटरनेशनली आप प्ले करते हैं तो लोग आए होते हैं खेलने के लिए, फिर आपको पता चलता है कि टैलेंटेड लोग भी, क्योंकि अपने रीजन के अंदर खेलने और बात होती है, बाहर स्ट्रेटजी भी और होती है, उनका तरीकाकार भी और होता है, हर मुल्क का अपना होता है और उनके कोचेज अपने हिसाब से ट्रेनिंग करवाते हैं। तो आपने क्या देखा वहां पे सबसे अच्छे जो प्लेयर्स थे वो किस मुल्क के थे? वो जापान के थे। जापान की लड़कियां जरा इस जी जी बिल्कुल, बहुत ही एक्टिव। और लेकिन वहां पे तो अगर देखा जाए जान के हवाले से हमारी जो खवातीन है उनसे ज्यादा तो नहीं है, वो मेरा ख्याल है वजन में भी कम होती हैं और दुबली पतली भी होती हैं और ताकत के लिहाज से भी मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आपने तो लाइव देखा है उनको, तो उनकी जरा जान कम होती है। जी, जब पूरी कंट्री से लोग कलेक्ट करते हैं तो फिर इन चीज़ों को जो है वो करते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी प्लेयर्स थी, लेकिन नेशनल जहाँ पे हो रहा था तो इस वजह से बहुत वो जो बेसिक थी, जैसे वापटा से खेल रही हैं, आर्मी से खेल रही हैं, वो बच्चियाँ नहीं जा सकी, तो इस वजह से भी हमारी थोड़ी टीम जो है वो हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग के हवाले से बताइएगा, दिन में कितनी देर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है? हम लोग सुबह 8 बजे से 11 बजे 12 बजे तक करते थे, यानी 4 घंटे आप ट्रेनिंग इसकी करते थे। ट्रेनिंग में क्या क्या सेशन करवाते हैं? रनिंग करवाते हैं, उठक बैठक होती है, एक्सरसाइज होती है, या फिर इसके साथ साथ आपको खेलने के हवाले से सिर्फ ट्रेनिंग करवाई जाती है? नहीं नहीं, हर चीज़ को वो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रनिंग होती है, ठीक है, उसको एक्सरसाइजेज होती हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसकी जितनी भी हैं आपको पिचिंग करनी पड़ती है, ठीक है, और बैटिंग की वर्क करनी पड़ती है, तैयारी हो सारा कुछ करना। अच्छा, आप पुलिस कांस्टेबल हैं, तो पुलिस में आप बतौर प्लेयर आई थी या आने के बाद खेल को ज्वाइन किया आप? नहीं, मैंने आने के बाद एनटीएस के थ्रू जो है मैंने ज्वाइनिंग की थी, लेकिन मैंने बाद में आके जो है इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, तो उससे अब आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल रहे हैं? नहीं, एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं मिल रहे। मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक किस्म का अपने डिपार्टमेंट के लिए खेल रहे हैं? ऐसे ही। और काम वही है जो कि दीगर कांस्टेबल्स कर रही हैं, आप उन्हीं के साथ काम कर रही हैं और साथ में आप प्लेयर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद एक्स्ट्रा अलाउंसेस कोई आपको नहीं दिए? नहीं, कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं है, बस मुझे जब मैं आई थी तो मुझे सर्टिफिकेट्स मिला था, लेकिन ऑनरेबल चीज़ थी, ये भी बहुत डिपार्टमेंट की तरफ। बिल्कुल ऑनरेबल है, लेकिन कभी सीपीओ साहब से मुलाकात हुई हो या किसी बड़े अफसर से आपने कहा हो कि अलाउंस भी लगना चाहिए आपका? मेरी डीएसपी साहब जो लाइन के हैं उनसे हुई थी, और उसके बाद एसएसपी ऑपरेशन से हुई थी मुलाकात, तो उन्होंने मुझे CC3 दिया था, लेकिन सीपीओ साहब तक तो हम लोग नहीं जा सके। उन्होंने कोई तसल्ली दी कि नहीं आपका अलाउंस लगाया जाएगा? उन्होंने बस गुड साइन दिया था और कहा था कि आप और एफर्ट करें और आगे जाएं, हमें बहुत खुशी है। ठीक है जी, हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके पास भी चलते हैं और जानते हैं जनाब कि अगर अर्निंग के तरीकेकार को जो लोग हमारा चैनल इस वक्त देख रहे हों, कोई घर बैठे अर्निंग करना चाहता हो, सपोज बहुत सारी खवातीन हैं हमारी जो कि बहुत पढ़ी लिखी होती हैं लेकिन घरों में बैठी होती हैं, बाहर जॉब के मौके मर्दों के लिए मौजूद नहीं है, खवातीन के लिए कहाँ होंगे? लेकिन अगर कोई शख्स घर पे मौजूद है और पढ़ा लिखा है और यूटिलाइज करना चाहता है इंटरनेट को अर्निंग के लिए, तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपना सकता है? जैसे आपका कहना है कि जो फेसबुक है वो फेसबुक पे लगा रहे, जो यूट्यूबर है यूट्यूबर पे लगा रहे। मैं कहता हूँ एक शख्स है जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं, ना अभी वो फेसबुक यूज करता है,
ना इंस्टा यूज करता है, ना यूट्यूब यूज करता है, ना ट्विटर यूज करता है, और ना ही कोई अदर वेबसाइट जो है वो यूज कर रहा है, तो अर्निंग कैसे करेगा? उसको सबसे पहले स्मार्ट मूव क्या करनी चाहिए? सबसे पहले तो उसे किसी एक चीज को यूज करना चाहिए ताकि उसे पता चले कि उसमें चल क्या रहा है। लेकिन एक चीज जो यूज करनी है उसको देखना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट ये होगा कि अर्निंग सबसे ज्यादा कहां से आएगी। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अर्निंग सबसे ज्यादा किस तरफ से आएगी, उसे किस तरफ मूव करना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग जिस बंदे को आती है उससे सबसे ज्यादा अर्निंग आती होगी, ठीक है। बाकी वो मूव कर सकता है, अगर वो टेक्निकल माइंडसेट रखने वाला है तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि वो एंड्रॉइड ऐप्स की तरफ मूव करे। सबसे ज्यादा जो अर्निंग है इस वक्त, क्योंकि आपको पता है दिन ब दिन जो चीजें वो कन्वर्ट होती जा रही है मोबाइल्स में। जैसे एक आईफोन का फेस ऐप आया था और फेस ऐप से रातों रात बंदा बिलियनर बन गया। सेम लाइक टिकटॉक अचानक आया, म्यूजिकली था, टिकटॉक पे बन गया और ये अचानक ही निकल के आ गया और यूट्यूब का कंपटीटर बन गया। किसी को नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है, बट अचानक से हुआ ना, क्योंकि आगे आने वाली जो आपकी डिवाइसेज हैं सारी मोबाइल पे कन्वर्ट होती जा रही हैं। हम देखते थे किसी दौर पे कि हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता था तो पूरे पूरे कमरे जैसा सिस्टम था। आज क्या है, ये मोबाइल फोन है, इसमें सारा कुछ अवेलेबल है। तो अगर कोई टेक्निकल माइंडसेट रखता है जिसका मैथ और अलजबरा के साथ वह अच्छा पढ़ता है तो उसे रिकमेंड करूंगा कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक सीख ले। इन सिंपल वर्ड C++ देख ले, नहीं इतनी नीचे नहीं लेके जाए, बच्चे डायरेक्ट जावा से स्टार्ट करें। जिसने फर्स्ट टाइम करना है वो तो जावा से स्टार्ट करे और साथ में एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कर ले। जब वो ये कर लेगा और उसे फिर सिखाया जाए कि ASO क्या होता है, जो पाकिस्तान में नहीं करवाया जाता नॉर्मली जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने प्रोग्रामिंग की बात की, चले इसी के ऊपर थोड़ा गुफ्तगू कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि CS के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस करके आते हैं और लेकिन करने के बावजूद भी आके क्या करते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे एक जॉब दे दी जाती है कि आपने शाम को ये खाता जो है वो कंप्लीट क्लियर करना है, लेकिन इसके अलावा क्रिएटिविटी जीरो होती है। अब मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, कहना तो नहीं चाहिए, बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ओल्ड हो चुका है। हमने गाड़ियाँ और बाकी चीज़ें तो अपडेट की हैं बट एजुकेशन सिस्टम अपडेट नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात की आपने कि हमें फिक्र होती है कि अपना मोबाइल अपडेट करना है, नया मॉडल आ गया, ऐप तक अपडेट हमने अपनी बाइक गाड़ी हर चीज अपडेट करनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर नहीं अपडेट किया जाता तो एजुकेशन सिस्टम अपडेट नहीं किया जाता। आज भी यूनिवर्सिटी में मैं खुद CS का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने CS किया है। CS में क्या करवाया जा रहा है, बच्चों को वही पुरानी C++ ओल्ड ब्लैक स्क्रीन दिखाई जाती है। बच्चे वहाँ पे काम करके आते हैं, जब मार्केट में आते हैं वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे पता चलता है जो टूल यूज हो रहा है वो तो जो हमें यूज करवाएगा तो 10 साल पहले बंद हो चुका है। अब वहाँ पे बच्चे क्या करें, वहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है, कंपटीशन देखे ना और आएगा। वहाँ पे हर तरह की नई स्ट्रेटजीज जो हैं उनको यूटिलाइज करके चीजों को ना, अब एक बच्चा है उसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट पढ़ाई जा रही है यूनिवर्सिटी में CS के लेवल पे, उसे सिखाया जा रहा है कि ये बेटा बटन होता है और ये बेटा व्यू होता है। अब जब वो मार्केट में आता है तो उसे कहा जाता है ये ऐप बनानी है बेटा तूने, अब वो तो हक्का बक्का रह गया, एल्गोरिथम बना के दिखाओ। अब वो बैठ गया बेचारा कि ये वाला तो यूनिवर्सिटी में था ही नहीं, 4 साल क्या पढ़ते रहे हैं। अब देखिए PS का क्या ताल्लुक है एक CS के स्टूडेंट के साथ, अब खुद देखें। कोई जरूरत नहीं है हमें जानने की, आज ये हम इतने स्मार्ट हो चुके हैं। मैं कहता हूं सब बातें छोड़ दें, ना तो कंप्यूटर साइंस को लें ना ही किसी और चीज को लें, ठीक है, सब कुछ छोड़ दिया। एक आम बंदा जो इंटरनेट यूज करता है वो अर्निंग कैसे करे? अब वो अर्निंग करना चाहता है तो वो एक बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा वो फेसबुक मार्केटिंग सीखे। फेसबुक मार्केटिंग अगर वो सीखता है तो वो खुद का ई-कॉमर्स स्टोर बना सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है, CPA मार्केटिंग कर सकता है, उसके अलावा कंटेंट क्रिएटर बन सकता है। आप नाम बता रहे हैं, इनको एक्सप्लेन करें, लोगों को पता चलेगा। देखिए ई-कॉमर्स में क्या होगा कि यूजर जो है, आपने अक्सर फेसबुक पे देखा होगा, आप स्क्रॉल कर रहे हैं सेंटर में किसी ना किसी प्रोडक्ट का ऐड आ जाता है कि ये चीज बाय करें, आप वहां पे क्लिक करते हैं, नॉर्मली वेबसाइट पे मूव करते हैं और वहां से बाय कर लेते हैं। अब एक पर्सन बिल्कुल नॉर्मल है, अगर वो स्टॉक अरेंज कर सकता है, लाइक हमारे फैसलाबाद में सबसे ज्यादा काम जो हो रहा है वो कपड़े का किया जाता है, तो अगर एक दुकानदार है उसने अपनी ऑनलाइन अर्निंग बनानी है, या एक खवातीन है जो घर बैठी है एम्ब्रॉयडरी का अच्छा काम करती हैं, उन्होंने वो सेल करना है, वो अपना प्रोडक्ट का फोटोशूट लें, एक फेसबुक पेज क्रिएट करें, उसके ऊपर एड कैंपेन्स रन कर दें अपनी, जैसे उनको ऑर्डर्स आए वो COD के थ्रू बेचना शुरू कर दें, इनकम का जरिया बन गया फेसबुक उनके लिए। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे लाइक्स चाहिए होते हैं, वो लाइक्स ही तो पढ़ने हैं हमने, इसी चीज को तो हम पढ़ाते हैं। वो लाइक्स किस तरह से आप गेन करते हैं? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अब एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पे भी करना, बिल्कुल पे करना पड़ता है। अब आपने एडवर्टाइज अगर करना है, अगर किसी के पास पैसे पे करने के लिए नहीं सकता तो वो क्या करेगा फिर? देखिए 100 रुपए से भी स्टार्ट किया जा सकता है, तो इतने तो होंगे। और कोई भी चीज देखें, हमारे यहाँ खाना तक फ्री नहीं मिलता, पानी भी पेड मिलता है ना फैसलाबाद में। स्किल्स आपको लेनी पड़ती हैं और आपको स्किल्स और अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी तो होते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी अर्न कर सकते हैं। अभी हमारे पाकिस्तान में फिलहाल ऑन नहीं हुआ, बट
एड्स जो हैं, इन स्ट्रीम एड्स जो हैं फेसबुक भी ऑन कर चुका है यूट्यूब के कंपटीशन में। वीडियोस के चलते हुए आपने अक्सर फेसबुक पे ऐड देखे भी होंगे, और जो करने वाले हैं वो तो पाकिस्तान में बैठे कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? उनका कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई दूर का रेफरेंस बाहर मिल ही जाता है, जिन कंट्रीज में अवेलेबल है मोनेटाइजेशन, उनसे मोनेटाइज करवा लेते हैं अपने पेजेस को, और कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और रन कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अब ये ट्रेंड फैसलाबाद में भी आना शुरू हो गया है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन जो है वो बुकिंग शुकिंग करवाते हैं अपनी, और एड्स देते हैं, और देखा जा रहा होता है कि जब आप स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं तो उनके एड्स देखने का। अच्छा, ये रीजन टू रीजन वेरी करता है? ये आपका फेसबुक जो है वो आपका डाटा ट्रैक करता है, और वो आपकी परमिशन से करते हैं। ठीक है। फेसबुक जानता है कि आप किस रेस्टोरेंट पे गए थे, आप कितनी मरतबा वहाँ गए हैं, और कैसे कैसे गए, अगर आपका डाटा ऑन है तो। अच्छा, ये पिछले दिनों में एक कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली थी, जिसके अंदर फेसबुक के जो ऑनर थे उनको मदद किया गया था, झेलना पड़ा, और जजेस जो हैं वो सामने मौजूद थे। उन्होंने पूछा था कि क्या गूगल को या फेसबुक को पता होता है कि जब हम मूव कर रहे होते हैं, तो मैं अपने घर से निकल के किसी शॉप में जाता हूँ, तो क्या उनको मेरी लोकेशन पता होती है? जी, पता और पूरा एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाता है कि रोजाना की बुनियाद पे इसकी एक्टिविटीज क्या हैं। वो एक्टिविटीज क्या होती हैं कि घर से अगर ऑफिस जाता है तो ऑफिस में 8 घंटे वो शख्स रुका है, तो उसको रुकने के बाद कहीं और जाने की कोई उसकी प्लानिंग होती है, नहीं होती, वो पूरा एक मैप बना लेते हैं, और तकरीबन रोजाना की रूटीन का तकरीबन मेरा ख्याल है 99 भी नहीं 100% उनको पता होता है कि ये फलां वक्त में ये शख्स कहाँ पे होगा। इसीलिए तो हम जब एड्स टारगेट करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी वेबसाइट को मूव कर देख के आते हैं, या किसी ना किसी जगह पे घूम के आते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो फेसबुक पहले जानता है कि आप क्या कर रहे थे, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको ऐड दिखाएंगे, तभी तो आप वो चीज़ बाय करेंगे या उस प्रोडक्ट को के ऊपर जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल खाने की बात कर रहे हैं, आप खाने के शौकीन हैं, अब आपको मैं वहाँ पे एड्स कपड़े के दिखाता रहूँ तो मज़ा नहीं आएगा, बट वहीं पे आपको होटलिंग के एड्स दिखाऊंगा, आप जल्दी क्लिक करेंगे, यार नहीं ये वाला बर्गर अच्छा लग रहा है, ट्राई करके देखिए। अच्छा, आजकल एक चीज़ बड़ी देखने को मिल रही है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स और ब्रांड्स ऐसे आ चुके हैं ऑनलाइन कि अगर उनके ज़रिए आप खाना ऑर्डर करते हैं तो 1000 का पिज़्ज़ा आपको 500 में मिलता है। उनको क्या प्रॉफिट होती है इसमें? अब देखिए ना, उनको प्रॉफिट ये होती है कि जब मार्केटिंग हो गई उनकी फ्री में, पिज़्ज़ा वालों की, उनको कम पैसे लगाने पड़े। अब सेकंड में जो थर्ड पर्सन जो ये काम कर रहा है, जिसने कस्टमर से ऑर्डर लेना है और उसने आगे डिलीवर करना है, वो क्या कर रहा है कि वो कमीशन ले रहा है अपना पर ऑर्डर पे। जब आपकी बल्क में सेल हो रही है तो आपकी वो सेल बहुत अच्छी हो रही है, आपको कमीशन देते हुए प्रॉब्लम नहीं होती। चलें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ महविश भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। महविश, ट्रेनिंग आप करती हैं, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ डाइट भी बड़ी ज़रूरी होती है प्लेयर के लिए। डाइट क्या यूज़ करती हैं आप रोज़ाना? मैं दरअसल गांव से बिलोंग करती हूँ, तो बेसिकली यही कुछ शुद्ध घर की चीज़ें यूज़ करें, बाहर का कुछ भी नहीं। और दूध, गाँव में तो हर चीज़, दूध, मक्खन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि खालिस होती हैं। आपकी डाइट के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। महविश हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू इनके साथ करते हैं। डाइट के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। महविश, गांव में आप जैसा कि बता रही थी कि रहते हैं, और गांव की डाइट बड़ी ज़बरदस्त होती है। वहाँ पे आपको दूध भी खालिस मिलता है, वहाँ पे आपको घी भी खालिस मिलता है, मक्खन भी खालिस मिलता है, और इसके साथ साथ चूरियाँ भी बना के खाई जाती हैं। तो आप अपनी फिटनेस जो है वो उस डाइट के साथ ही फिट आपने आपको रखती हैं? जी जी बिल्कुल, उसी डाइट के साथ फिट है। मेरी वालदा जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि मॉर्निंग में उठे हैं, वो हमें मतलब लस्सी हर चीज़ अवेलेबल करती हैं, उसके बाद मक्खन, हर चीज़। अच्छा, वैसे सपोज बहुत सारी खवातीन हैं वो सुनना चाहती हैं कि जिस तरह से आपने अपने आप को फिट रखा है, वो कौन सी डाइट है जो आप इस्तेमाल करती हैं रोजाना की बुनियाद पे, वो भी करें और अपने आप को फिट रख सकते हैं, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज कितनी करती हैं ये भी आप बताइए। जी जी, रनिंग जो है वो बहुत सबसे जो बेसिक। पहले डाइट के हवाले से बता दें कि सुबह उठती हैं तो क्या खाती हैं, नाश्ते में क्या लेती हैं, लंच में क्या होता है, डिनर में क्या होता है, और बीच बीच में अगर स्नैक्स खाने को मन करता है तो क्या क्या लेती हैं? अच्छा, नहीं, सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो लस्सी जो है वो मम्मी मीठी बना के दे देती हैं, वो पी लेते हैं। अच्छा, मीठी लस्सी पीते हैं या नमकीन? कोई भी हो जाए, नमकीन हो जाए, मीठी हो जाए, कोई भी हो जाए। अच्छा, ठीक है। वो घर की बनी होती है हमारी, ठीक है, हमारी घर में खुद दूध अवेलेबल, हर चीज़ अवेलेबल है। और जब हम लोग तकरीबन, मैं जॉब भी करती हूँ, साथ में 4 बजे तक आती हूँ वापस, तो आती ही मतलब मैं 1 किलो तक तो दूध पीना ही पीना होता है।
1 केजी दूध आपने, नॉर्मल होता है हमारे लिए, शायद मैं इससे ज्यादा भी पी सकती हूँ, लेकिन बेसिकली डेली बेसिस पे यही चीज होती है, और रात को सोते टाइम दोबारा जो है वो पीना होता है। ठीक है। और रोटियां कितनी खाती हैं मैं आप? बस एक ही रोटी खाती हूँ, पराठा, और अम्मी वो काफी हैवी किस्म का बनाती हैं, ज्यादा घी लगा के। अच्छा, बहुत सारे जो खास तौर पे प्लेयर्स होते हैं उनके लिए चिकन का इस्तेमाल, मटन का, बीफ का जरूरी होता है जी, जी। ताकि प्रोटीन जो है वो इनटेक आपकी हो। जी, तो जी। आप रोजाना की बुनियाद पे कितना लेती हैं? नहीं, हम लोग वीक में जो है वो हम लोग यूज कर लेते हैं ये, लेकिन बस डाइट जो है वो साफ सुथरी रखें, बस ज्यादा उसमें वो ऑयल ना करें। वगैरह ना यूज जी, करें जी, और इस बाहर तरह की की चीज़ों से चीजें। बिल्कुल अवॉइड करें। मैं बाहर जाती थी तो मैं घर से पानी पी के जाना, ये सीन होता, पानी फिर भी पी लेती थी, लेकिन बाहर से कभी आज तक कुछ नहीं खाया। यानी आप बाहर से खाना ही नहीं खाती? खाने फिर वापस जाना है, घर जाके खाना खाना। और अक्सर अगर बाहर जाना भी पड़ा तो टिफिन साथ ले जाते हैं जी, कुछ कुछ लोग। इस तरह करना है कि मतलब कोई हेल्दी चीज, जैसे अम्मी ने कोई पंजीरी वगैरह इस तरह की कोई चीज बना के रखी पंजीरी थी। बन जाती है, वो जी। अलसी की पिन्नियां होती हैं गांव के जी, अंदर। अम्मी घर में मुरब्बा भी तैयार कर लेती थी, वो भी साथ अच्छा, ले जाना। मुरब्बा भी घर में ही तैयार जी, करते हैं? गाजर का वो बनाती थी, वो बहुत अच्छा होता था, वो कैंप पे साथ ले जाते थे, वो फिर इस तरह यूज करते थे। या अच्छा, चाय इस में। तरह कोई लेके आता है ना कैंप पे या एक्सरसाइज पे, जैसे स्कूल्स की बात जी, करते जी। हैं हम, तो बहुत सारे लोगों जो हमारे फ्रेंड्स या क्लासमेट्स होते थे, तरह तरह के खाने घरों से आए होते जी, थे, जी। तो वो फिर मिलके भी खाते थे। तो कैंप पे भी आप जब जाती होंगी ट्रेनिंग के लिए, जी। तो वहां पे फिर सारे अम्मी कहते होंगे एक्स्ट्रा बना के मैं भी देती थी। चाहिए कि आज मुरब्बा लेके आई होगी। जी, वो एक्स्ट्रा मतलब हमें बना के बाकियों को भी देना, ये खुद भी खाना, मतलब वो काफी ज्यादा बना के देती थी। चलें ट्रेनिंग की तरफ आ जाते हैं। ट्रेनिंग किस तरह से आप करते हैं? ट्रेनिंग जो है बेसिकली जो है मेरे भाइयों का बड़ा रोल है, और गांव से एक लड़की का निकला बहुत मुश्किल काम है। तो गांव में, पूरे गांव में एक वाहिद बच्ची मैं हूँ जो मतलब इंटरनेशनल हुई हूँ, बाइक भी चलाती हूँ साथ में अच्छा, गाँव के अंदर आप बाइक चलाती हैं? जी, आना जो जाना खुद सामान ही मैंने। वगैरह लाना हो, कहीं जाना हो, आप खुद ही बाइक जी, मैं खुद ही चली जाती स्टार्ट हूँ। की और चले जी, गए? अपने काम मतलब मैंने खुद कर लेती हूँ, कोई बिल वगैरह भी घर का हो मैं कर लेती हूँ खुद मैनेज, और साथ में जॉब। अच्छा, पुलिस कांस्टेबल भी हैं आप? वेपन शेपन भी रखती हैं साथ जब जा रही होती हैं, ड्यूटी पे जाना है सपोज? नहीं, अभी हमारी जो है ना वो ट्रेनिंग नहीं हुई बेसिकली, तो इसलिए रखती नहीं हूँ, लेकिन भाइयों ने 1-2 दफा चलाने का सिखाया है मुझे। तो भाई लोग कहते हैं कि तुम्हें पर्सनल पिस्टल लेके दे देते हैं साथ में, क्योंकि नाइट को अक्सर जो है ड्यूटीज लग जाती हैं। तो गांव में अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती हैं, रस्तों में रेकियां लगी होती हैं, सुनसान इलाका होता है, हाँ, आते हुए। सुनसान इलाका होता है, चोर डकैत होते हैं वहां पे। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज है, खवातीन को अपना डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए, ताकि उसको पता हो कि मुश्किल हालात से किस तरह से जूझना है। बिल्कुल ऐसे। तो आप मुझे ये भी बताइएगा कि भाई के साथ ट्रेनिंग करती हैं, रनिंग वगैरह आपको ट्रेनिंग साथ में भाई करवाते हैं या आप खुद ही? मैं खुद भी, जैसे कॉलेज हो गया है, कोई पार्क अगर अवेलेबल है, अगर मैं मॉर्निंग में मेरा आना जाना कहीं ड्यूटी पे जल्दी है, तो मैं ऐसा देखती हूँ कि साथ में कौन सा मतलब पार्क वगैरह है, मैं रनिंग वहाँ पे खुद कर लेती हूँ। और अगर यूनिवर्सिटी जाना है तो वहाँ पे सुबह जाते ही मतलब मैंने चले जाना है, और जाते ही मतलब मैंने रनिंग करनी है, पूरी यूनिवर्सिटी का एक चक्कर लगा लिया या कुछ इस तरह मैनेज कर लिया। अगर घर में ही रहना है तो भाई के साथ 3 बजे हम लोग अंधेरे में चले जाते हैं और जाके मतलब हम रनिंग कराते हैं। ठीक है। अच्छा, बाज़ ऐसा भी होता है ना हमारे माशरे में, बाज़ जब लड़की कोई बाइक चला रही हो उसे तंग भी किया जाता है, टीज भी किया जाता है, और रास्ते में जो जा रहे होते हैं वो एक अजीब नजरों से देखते हैं कि लड़की बाइक चला रही है। मतलब लड़कियां अक्सर हमारे माशरे के अंदर ज्यादा बाइक्स नहीं चलाती, तो आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? मैं थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है कि फैमिली मतलब जो है वो कोई भी मतलब इस तरह का नहीं मसला बना। लेकिन अगर मैं कहती हूँ अगर मैं स्पोर्ट्स में ना होती, मतलब मैं नजरों को फेस कर लेता है, ग्राउंड में 100 लोग देख रहे होते हैं, आप प्ले कर वो रहे हैं, एक आदत हो जाती है ना। इसी तरह बिल्कुल मैं कहती हूँ आम लड़की के लिए बाइक चलाना बहुत मुश्किल काम है, खुद को मैनेज करना। अब गांव से गुजर रहे हैं, साथ ही वो डेरा जिस तरह लोग बैठते हैं, साइडों पे लोग बैठे होते हैं, खड़ियों पे बैठे होते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है लड़की के लिए। और मैं शायद इसी वजह से जो है मेरे में वो है पावर के, सेल्फ कॉन्फिडेंस है आप में। और वैसे भी जब इक्का दुक्का दफा बंदा जाता है, पहले पहले होता है, बाद में जब रूटीन बन जाती है तो वो मेरा ख्याल ज्यादा बॉदर नहीं करते लोग। जी बिल्कुल ऐसी बात है। तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि कितनी प्लेयर्स हैं हमारी जो इंटरनेशनली खेल रही हैं बेसबॉल को, और आप भी उसमें खेल रही हैं, आप ज्यादा बॉलिंग की तरफ जाती हैं या बैटिंग की तरफ जाती हैं? जी, मैं पिचिंग भी करती हूँ और फर्स्ट बेस हूँ मैं। फर्स्ट बेस पे मेरी जो पोजीशन है वो फर्स्ट बेस है, और मैं पिचिंग भी करती हूँ। ठीक है। हमारे जापान के अलावा अगर एशिया में देखा जाए, जापान के अलावा आपको किसको टफ कॉम्पिटिटर समझती हैं? हम चाइना बहुत अच्छा है उसमें। चाइना, यानी आप उसी तरफ रह रही हैं ज्यादा, चाइना? क्योंकि वहाँ पे ये बहुत चीज है, अगर यहाँ पे अगर ये लोग करें, हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, अगर वो हम प्लेटफॉर्म बहुत कम है, हमारे पास बेसबॉल के ग्राउंड जो है वो बहुत कम है,
इसलिए हमारे पास उस तरह हम लोग नहीं कर पाते। हम अंदाजन में ही वो ग्राउंड, क्रिकेट का ग्राउंड होता है उसके कॉर्नर में चले जाते हैं, वहीं पे हम लोग वो बना लेते हैं खुद ही और खुद ही फिर उसको प्ले कर रहे वो होते हैं। चुना है उसे यूज करके जी, आप उसी कर मतलब एक बेसिक जो होता है ना, हमें पता हो ये ग्राउंड हमारा है, इसमें हमने जाके खेलना है, वो चीजें हमें अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ग्राउंड इधर क्यों नहीं मिलता? कितने प्लेयर्स हैं फैसलाबाद में बेसबॉल के? फैसलाबाद में मैं एक ही प्लेयर हूँ। आप अकेली प्लेयर हैं जी, फैसलाबाद में? और अकेले। बाकी रीजन से, दूसरे रीजन से हैं? जी, तो आपको तो पतोकी, फिर बड़ी लाहौर। मुश्किल होती होगी जब टीम वर्क करना होता है, वहां पे इकट्ठी ट्रेनिंग करनी होती है। जी। किस रीजन में को आप मेरा ख्याल इधर जाती हैं, उकाड़ा में जाके जी, ट्रेनिंग उकाड़ा। करते हैं, तो दूसरे शहरों से भी जो आती हैं वो सारी उकाड़ा में इकट्ठी होती हैं? जी, उकाड़ा में इकट्ठे होते हैं। गुजरावाला, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट की मतलब जहाँ जहाँ से उन्होंने बनानी होती है वो वहीं पे आते हैं, वहीं पे ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, जी। मुझे ये बताइएगा कि क्रिकेट की बाउंड्री अगर देखी जाए तो वो 60 से 90 फीट के राउंड जी, जी। अबाउट होती है, तो इसकी बेसबॉल की बाउंड्री कितनी होती है? और ये मेरा ख्याल गोल भी नहीं होती, तकूनी जो है शक्ल में होती है। जी जी, ये उससे बड़ी होती है। अच्छा, ये क्रिकेट की बाउंड्री से भी बड़ी होती जी, है? बड़ी होती है। तो इसके लिए जब होम रन लेना होता है, वो जिसको छक्का लगाना कहते हैं जी हम, जी, तो वो छक्का लगाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी जी, और बिल्कुल। जान चाहिए होती है आपको। जान चाहिए होती है, बिल्कुल। वो बहुत कम लोग हैं जो लगा पाते हैं, बहुत कम लोग। लेकिन जो लगा पाते हैं वो बड़ा प्राउड फील करते हैं और पूरा जो क्राउड होता है ये वो आपको टीम के लिए cheer बहुत कर- बड़ी अचीवमेंट होती है। सारे रन्स निकल जाते हैं उसमें से। जहां जहां जो पॉइंट पे खड़ा हुआ है, सबने होम रन पे सबने दौड़ लगानी है, सबके runs अच्छा, complete अमेरिकन होते प्लेयर्स बड़े मशहूर हैं बेसबॉल के हैं। लिए, जी जी, तो कभी विश किया है आपने कि उनके साथ आपको खेलने का मौका मिले? हमारी बहुत बड़ी विश थी। ये कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया है। हमारी कनाडा में जो है इसका वर्ल्ड कप होना था। ये हमारी एशियन चैंपियनशिप थी, इसमें से हमने क्वालिफाई करना था, तमाम ममालिक ने फिर जाना था वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे बड़ा शौक था कि मतलब बाकी भी हमने ये 8 ममालिक वहाँ पे आए हुए थे, ये हमने सिर्फ देखे हैं। तो हमारा दिल था कि हम बाकियों से भी खेलें, देखें कि उनका मतलब क्या सही लेवल है। प्लेयर्स तो होते ही वहीं पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो जिस तरह से इवन उनके आप बाजू देखें, कलाइयां देखें और ट्रेनिंग्स देखें, इतने इतने मोटे होते हैं और जान होती है, हट्टे कट्टे होते हैं। आप उनको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते ये लड़की है कि लड़का है, ऐसा बिल्कुल उनकी फिजिक होती है। बिल्कुल, ऐसी क्योंकि powerful। ट्रेनिंग बड़ी उनकी सख्त होती है। जी, बहुत और tough training। ट्रेनिंग के बाद फिर जब पावर आ जाती है देन वो चौके छक्के जो है उसके लगाते हैं। तो ब्रेक लेंगे, मैं भी इसी गुफ्तगू को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते हैं। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। के बाद खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले महविश से गुफ्तगू कर रहे थे, उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। महविश, अगर सपोज आपको मौका मिल जाता है वहाँ पे जाके खेलने का, जो कि अभी रिसेंटली कोरोना की वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए और वहाँ पे टूर्नामेंट मेरा कैंसिल हो गया था, अगर दोबारा आपको मौका मिलता है वहाँ पे जाने का, तो आप क्या समझती हैं आपको जो ट्रेनिंग करवाई जा रही है उनसे मुकाबला करने के लिए इनफ है, या जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो उस माहौल जनरेट कर पाएंगी वहां पे जाके उनसे मुकाबला नहीं करने? नहीं, ये चीज़ें बहुत कम है, बहुत कम है। ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए इन लोगों को। जितने भी हमारे कोचेज़ हैं उनके पास खुद अवेलेबल नहीं होती, वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? हम जितना भी कुछ कर रहे हैं वो अपनी सेल्फ पे कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बेसबॉल एक ऐसा मर्जिंग खेल है जो कि अब दिन ब दिन पॉपुलैरिटी जी जी, का ग्राफ इसका बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पाकिस्तान पूरे के अंदर, मैं सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे क्रिकेट के ग्राउंड ही नहीं मौजूद हैं, तो बेसबॉल का कहाँ से होगा? पूरे पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर कितने ग्राउंड्स हैं जो कि बेसबॉल के मुख्तस किए गए हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसबॉल खेली जाती है? जैसे स्टेडियम है इकबाल स्टेडियम, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही होगी, जी, जी। या उसे कबड्डी के लिए भी अब यूटिलाइज करना जी। शुरू हो गए, तो इस हवाले से बताइएगा। जहाँ तक मेरा आइडिया है, वहाँ हम उकाड़ा में कैंप किया हमने। लेकिन जब लाहौर गए वहाँ पे अवेलेबल था ग्राउंड, एक ग्राउंड था बहरिया टाउन में बेसबॉल का। जो है एक ग्राउंड मैंने देखा है जिसमें हम ये लोगों ने, बहरिया वालों ने बनाया है या गवर्नमेंट ने बनाया है? ये बहरिया वालों ने ही बनाया है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर जी अचीवमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे हमने बेसिक जो इसका ग्राउंड देखा है वहीं देखा है, अदरवाइज कहीं भी मैंने जो देखा है कि हम क्रिकेट वाले ग्राउंड को ही खुद ही यूज कर रहे होते हैं, उसकी किसी कॉर्नर में खुद ही उसको यूज कर रहे लेकिन जनाब, आप जब क्रिकेट के ग्राउंड को बेसबॉल के लिए यूज करते हैं, चूना लगा के बाउंड्रीज तो बना लेते हैं आप, लेकिन वो फील ही नहीं आती आपको। फीलिंग नहीं वो आती है। और फील नहीं जब आती, और इंटरनेशनली जब आप जाके खेलेंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि उनका पूरा ग्राउंड ही उस तरह से बना होता है जैसे बेसबॉल का ग्राउंड होता है। हम वहाँ पे गए थे तो हमें लग रहा था जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग ग्राउंड में आए हैं। बेसबॉल का जो सही ग्राउंड होता है, हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे जब इंटरनेशनल गए हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हुए। वहाँ पे हम पिक करने में, बॉल को पिक करने में बड़ा इशू आ रहा था, क्योंकि वहां पे सामने बाउंड्री Position और तरह की होती है बिल्कुल ना, वो सारी और चीजें। बाउंड्री के अलावा बाउंड्री थोड़ी ऊंची होती है, क्रिकेट की तरह नहीं होती। जी, जी, ऐसे ही है। और उसके ऊपर ऑडियंस आपकी बैठी होती है। जी, जी। और जब उसके ऊपर ऑडियंस होती है तो आप सामने से जब बॉलर को फेस कर रहे होते हैं
वो एक अजीब मंजर आपको लगता जी है। बिल्कुल टोटली चेंज मंजर होता है। क्रिकेट का तो एक डिफरेंट होता है बिल्कुल गोल साइड का, लेकिन इसका बिल्कुल चेंज होता है। और ये वहाँ जाके हमने फेस किया कि वाकई बहुत झिझक फील होती है एक प्लेयर को, कि क्योंकि वो अगर हम यूज टू हुए हों उस तरह के ग्राउंड में खेला हुआ हो फिर वो हम कंफर्टेबल फील करें, लेकिन वहाँ पे जाके हम लोग बॉल पिक करने में बड़ा इशू आ रहा होता है, वहाँ पे स्टेबल होने में बड़ा मतलब हमें हो रहा होता है इशू। ठीक है, और इसी तरह बॉलिंग में भी फिर इशू आता होगा। जी आता है बिल्कुल और आता है। जिस उस तरह तरह की के बेस ही, जिस बेस पे खड़े होकर हम लोग पिचिंग करते हैं उस तरह की बेस ही हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने वहाँ यहाँ पिचिंग करते थे, बहुत बेहतरीन पिचिंग की मैंने यहाँ पे उकाड़ा में, वहाँ पे जब लाहौर गए हैं वहाँ पे मेरी बेहतरीन पिचिंग थी। तो जब वहाँ पे हम लोग गए हैं तो वो टोटली बेस वहाँ पे जहाँ पे खड़े होकर हम लोग पिचिंग करते हैं वो एक स्पेसिफिक पॉइंट बनाया होता है, वो और उस पॉइंट के ऊपर आप खड़े होकर जब बॉल करते हैं जी। तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस जी, होता है। बिल्कुल ऐसे लेकिन अगर वही चीज यहाँ पे दे दी जाए तो यहाँ पे खेलने के बाद आपको एक्सपीरियंस इतना हो चुका होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका जी। होता है, देन आपको वहां पे जब मूव करते हैं तो उस तरह से एम्बेरसमेंट फील नहीं होती जिस तरह से जी जी बिल्कुल। अभी ट्रेनिंग लेकिन करने ये के बाद। चीजें होती हैं वहाँ देख के थोड़ा सा ऐसा कमती का शिकार, हमें क्यों नहीं ये चीजें अवेलेबल हो रही है, हम क्यों मतलब ये कर रहे हैं। अच्छा, ये भी आपने नोट किया होगा वहाँ की बॉल्स, बैट्स और ग्लव्स, इस तरह की चीजें बहुत सारी होती हैं जो कि बहुत डिफरेंट होती हैं। जी डिफरेंट होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं, कंफर्टेबल होती हैं। हम बच्चों को हमें ग्लव्स सही अवेलेबल नहीं किए जाते, हम लोग मतलब ये आपको बेसबॉल का ग्लव अवेलेबल नहीं होता? मतलब इस तरह का होता है कि वो हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप इनकी बॉल देखें वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, इनके बैट हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है क्रिकेट की निस्बत। तो वो चीज़ें हमें उस आला क्वालिटी की नहीं मिलती, इसलिए हम लोग बड़ा मुश्किल से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। हाथों पे छाले बन जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। ये भी तो महविश होता है ना कि आप छाले बनने से अलावा जब सख्त ग्लव को यूज कर रहे होते हैं आपकी प्रैक्टिस उस पे हुई होती है। जी जी वो ग्रिप और नहीं आ रही होती बॉल के ग्रिप ऊपर जो होती है बाल की वो आप उसी पे कर सकते जी, हैं। बिल्कुल। जब आपको वहां पे इंटरनेशनल दूसरा दिया जाता है आप उससे बाल नहीं पकड़ सकते जी बिल्कुल। और स्लिप हो जाता है या आपका एक्सपीरियंस वैसा नहीं होता जी, जी, कि बिल्कुल। उसको उसके जरिए पकड़ा जाए। जी, लेकिन जो सेसरीज वो यूज करते हैं, जो बैट्स वो यूज जी, करते जी। हैं, जो बॉल्स वो यूज करते हैं, अच्छा बॉल जो वहां पे यूज की जाती है इंटरनेशनली वैसे ही बॉल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड जी जी वैसे ही बॉल प्रोवाइड होती हैं, लेकिन वो कम होती हैं क्वांटिटी के। मतलब हम लोग प्रैक्टिस करते हुए बड़े इश्यूज आ रहे होते हैं, बार बार उनको कलेक्ट करो। मतलब एक दफा हमने लगा दिया, प्लेयर्स को बड़ा इशू आ रहा था, फिर सारे बस उसे इकट्ठे करने पे लगे रहो आप। यही वो प्रैक्टिस हम सही प्रॉपर तरीके से नहीं कर अच्छा, पाते। बाहर मैंने एक चीज नोट की है कि उनको प्रैक्टिस जब करवाते हैं, आपने भी ये चीज वहां पे देखी होगी कि बार बार बॉलर आके उसको पेस के जरिए बॉल करवाने की बजाय वहां पे एक मशीन लगा दी जाती है और मशीन के जरिए बॉल उसमें डाल दी जाती है, उसको क्लिक करते हैं तो बॉल फेंकता है, बॉल फेंकता है और बार बार हिट की जाती है उसको। यहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम है? यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम कोई मशीन नहीं आपको प्रोवाइड की गई? अगर सपोज आप अकेले प्लेयर हैं यहाँ पे और ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपको तो साथ फिर पूरी टीम चाहिए होगी। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, बैट स्विंग करते हैं, उसी स्टाइल में बैट स्विंग करते हैं। ये हम लोग अकेला बंदा जो प्रैक्टिस कर सकता है। जब मैं सेकंड टाइम, मतलब पहले टाइम तो कोचेस वगैरह टीम होती थी, सेकंड टाइम जो है बैट स्विंग करती थी मैं अकेली, ताकि उससे जो है वो खूबसूरती आती है और लंबी शॉट लगाने में जो है वो। तो इसी तरह बंदा अकेला, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो फैसिलिटीज नहीं है, आपने खुद ही अपने आप को मैनेज करना है, हर एक चीज को लेकर चलना है। अच्छा, पुलिस की जॉब भी कर रही हैं आप और साथ में इस खेल को भी कंटिन्यू करती हैं, वक्त मिल जाता है? जी टाइम मिल जाता है, मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना पड़ता है हर चीज को। तो हमारे साथ लियाकत भी मौजूद है, इससे भी गुफ्तगू करते हैं। सोशल मीडिया जो है इसका इस्तेमाल भी आजकल बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी कर रही हैं और सोशल मीडिया पे ही आ गए हैं। उनका कहना था कि क्वारंटीन में अगर नहीं भी कुछ मिल रहा, अच्छा ऑनलाइन कंसर्ट्स भी होने शुरू हो गए थे। बहुत सारे जो सिंगर्स हैं उनको जब कंसर्ट्स नहीं हुए, कमाई का जरिया नहीं था, उन्होंने कहा ऑनलाइन कर लो जी, शुरू कर दो। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं इससे। बिल्कुल, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हर बंदे ने यूज़ किया। अगर क्वारंटाइन की बात करूं मैं अपनी, तो बहुत से लोगों का रोजगार गया है, बट वो लोग जो डिजिटल स्किल्स के साथ थे, जिनके पास डिजिटल स्किल्स थी, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉलर ऊपर जाता है हम खुश होते हैं, बाकी लोग रोते हैं। फर्क क्या है? वो हमारे लिए तो वो महंगाई उतनी बराबर ही हो रही है ना। अगर इधर से 5 रुपये डॉलर बढ़ा है तो हमें वो 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलने हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसे ही मिलने हैं जो कि जिसने काम करना है, जिसने काम करना है और डॉलर्स के लिए काम करना है। जो कि यहाँ पे अर्निंग कर रहा है, जिसकी सपोज अगर 40,000 या 50,000 पे है तो वो 50,000 पे ही अटका रहेगा। उसकी महंगाई जितनी मर्जी ऊपर जाए उसकी पे उतनी ही 50,000 ही रहेगी, 50,000 ही रहेगी। बिल्कुल। लेकिन जो ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग से इनकम जनरेट कर रहा है उसे तो फिर ऑनलाइन जो पेमेंट है वो यूट्यूब करेगा या फेसबुक करेगा या कोई भी इंस्टा करेगा। वो तमाम ऐप्स जो हैं वो फॉरेनर्स के हैं और डॉलर्स में पे करते हैं।
अब यहीं पे तो हमारा जो है वो गैप रह गया बाकी कंट्रीज से, यहीं पे तो हम मार खा रहे हैं। आप देखते हैं कि यूएस में, कनाडा में एक 16-17 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट कर रहा है उनके बर्थडे पे, वो कहाँ से कर रहे हैं? बिकॉज उनके पास ये जो वेज हैं उनके स्कूल्स में पढ़ाए जा रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो देखा, उसमें 5वीं क्लास की लाइब्रेरी दिखाई जा रही है और वहाँ पे जावा की बुक्स पढ़ी हैं, बेसिक्स ऑफ जावा। वो 5वीं क्लास का बच्चा उनका जावा पढ़ रहा है, और हमारे यहाँ सीएस में भी जावा नहीं है, बहुत कम लोग पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सीएसएस पे जोर दिया जाता है, और वो भी आप देखें ना, अब सीएस करने के बाद हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, जॉब्स नहीं है। अब मेरा ये मानना है कि अगर आपने 20 लाख 22 लाख रुपया लग जाता है नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी से भी सीएस करने में 4 साल में, उससे अच्छा वो किराने की दुकान खोले, कुछ कमा तो लेगा। लेकिन 4 साल में भी उसे C++ ही वो भी नहीं आती ना पूरी, रोला तो ये है। बिल्कुल। अब यूनिवर्सिटी में सिलेबस अपग्रेड नहीं हुआ, प्रोफेसर है वो पुराने दौर के पढ़े हैं, वो वही पढ़ा रहे हैं। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई हैं, लेटेस्ट चीजें आई हैं, हमने अपग्रेड किया और वो बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हम बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी। और अगर कोई बच्चा उनके साथ उनको बताता है कि सर ये जो चीज़ है आप इसे बैकवर्ड तरीके से पढ़ा रहे हैं, न्यू ये मेथड है, तो उसके साथ नॉर्मली यूनिवर्सिटी में पंगा भी बढ़ जाता होता है टीचर। अच्छा, आईटी टेक्नोलॉजी में हमारा पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? हम लोग 4थे नंबर पे हैं तकरीबन। इंडिया बहुत आगे है इसमें। उन्होंने इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाया। और अब ये देखिए, जब यूट्यूब का एशिया की तरफ आना था, उसने इस साइड पे आना था, तो पहले पाकिस्तान में आए हैं वो, कि हम लोग यहाँ पे यूट्यूब का ऑफिस बनाते हैं। हमारे पास देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि किसी भी बड़ी कंपनी के साथ पाकिस्तानी काम करे, एक तो अवेयरनेस नहीं है पहले तो लोगों को कि यार इस चीज़ से कुछ हो सकता है या अर्निंग भी होती है या ये वाली स्किल्स भी सीखनी है हमने। एक तो अवेयरनेस नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम क्या आ गया, जो लोग कर रहे हैं उनको मुश्किलात का सामने, लाइक पेमेंट गेटवेज पाकिस्तान के पास अपना है ही कोई नहीं, और उसके अलावा पेपल है वो पाकिस्तान में वैसे बैन है। अफिलिएट मार्केटिंग करके अगर कोई कमाना चाहता है तो अमेजोन है, वो भी पाकिस्तान में नहीं है। फिर बड़ा गैप आया, यूट्यूब आया, इन्होंने कहा कि हम यूट्यूब पाकिस्तान में ऑफिस देते हैं, बट हमारी गवर्नमेंट्स ने तो कवरेज नहीं दी। अब वहीं पे मोदी था, उसने फ़ायदा उठाया यूट्यूब को ले गया। अब वहाँ पे जो पिछले 4 साल में यूट्यूबर्स की ग्रोथ इंडिया में हुई है, बिल्कुल वो अखीर कर गए। तो और अब टॉप यूट्यूबर्स भी उनके ही हैं। अब पाकिस्तान में गिनती के कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे पास, और बाकी जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि यूट्यूब पे काम कैसे करना है, क्योंकि उन्हें गाइडेंस नहीं है, उन्हें कुछ पढ़ाता नहीं, कुछ समझा नहीं रहा। उसके बाद फिर रहती रहती कसर निकाल देते हैं। हमारे ये जो आईटी इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, इन्होंने भी मतलब वही काम रखा यूनिवर्सिटी वाला ही हुआ है कि बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये 3-4 महीने में जलील करते हैं, वो 4 साल में करते हैं। अच्छा, वहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग ये बता रहे थे, पता नहीं अब इस बात में सदाकत है या नहीं, कि 1,000 बंदे का ग्रुप बना लिया जाता है। अगर 1,000 बंदा यूट्यूब चैनल बनाता है तो 1,000 बंदा जो है वो तय कर दिया जाता है बारी बारी के फलां दिन पे फलां बंदे को इस वक्त पे 1 घंटे के लिए लाइव होगा और उसको सब देखेंगे। अब 1,000 बंदा एक घंटे का लाइव सेशन देखता है तो 1,000 का वॉच टाइम उसका पूरा हो जाता है और 1,000 सब्सक्राइबर भी उसको मिल जाता है। देखिए ये वाला जो काम है ना, ये तो है फेक। हाँ, फेक है ना, मतलब फेक है, ये कोई अच्छा काम नहीं अच्छा है। नहीं है, लेकिन एक लोग बिजनेस का तरीका है ना, कर जाते हैं ना, लोग कर रहे हैं। आप उसको एक और आपको बात बताता हूँ, आप हमारी नेशन का हिसाब देख लें कि इंडिया में उनकी जो ऑडियंस है वो सपोर्टेड है, वो सपोर्ट करती है अपने क्रिएटर्स को। लेकिन आप जो फेक बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे फेक तो हम तब कहें ना इसके बारे में कोई कानून साजी हो, अगर तो कानून बना है कि ये बात गलत की जा रही है, देन इसे हम गलत कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वो है, और वो यूट्यूब उस पर बहुत एक्शन भी लेते हैं, बहुत चैनल सस्पेंड करते हैं, जैसे यूट्यूब को पता चलता है कि ये इस गेम के साथ आगे आ रहे हैं। बाकी यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना अच्छा है, लेकिन वो तो जज कर लेती है। अगर एक ही जगह से बैठ के इतने सारे लोग देख रहे हो, उनके पास एल्गोरिथम्स कुछ ऐसे होते हैं कि वो जज कर लेते हैं कि ये आर्टिफिशियली हैंडल कर रहे हैं इस चीज को, या फिर वाकई ही लोग तरह तरह के लोग जो हैं, बिल्कुल उन्हें पता चलता है, उनके पास आपका सारा डाटा होता है। अब देखें ना, जो हम हमारी मर्जी का प्रोडक्ट शो करवा सकते हैं, क्या वो ये नहीं पता कर सकते कि आपका व्यू कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है? और जिसको ये पता होता है कि घर से निकल के रोजाना जाता कहाँ पे और कितनी देर स्टे तो वो ये जानता नहीं है उसने कहाँ देखा है और किस गेम में आप पड़े हुए हैं, तो वो उनको पता चल जाता है। फेक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे आप कामयाब नहीं हो सकते। बहुत से बच्चे आते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, और ये भी हरकतें किन के कहने पे, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कह देते हैं। मैं बात कर रहा था स्पोर्ट की, इंडिया में सपोर्ट करते हैं यूट्यूबर्स को लोग, उनकी ऑडियंस है। चलिए जी, आप ठीक कह रहे हैं, बातें तो बहुत ज्यादा है, जितनी कर लें कम है, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका शो के अंदर आए। महविश, आपका भी बहुत शुक्रिया शो के अंदर आए। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।